हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फाइनली मैं आप सभी के लिए एक वंशन वन शॉट लेकर आ गई हूँ जिसका नाम लव इन अनदर वर्ल्ड। ओके, एंड ये एक वंशन वन शॉट है ओमेगा वर्स, एंड ये एक रिवर्ट प्लस फनी स्टोरी है। ओके, मतलब विंग हिस्टोरिकल एरा से मॉडर्न एरा में रिवर्ट लेगा। ओके, और हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे विंग जो रिवर्ट लेगा उसकी हिस्टोरिकल वर्ल्ड में वांगजी नहीं था, मतलब वांगजी की एग्जिस्टेंस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में नहीं है इस स्टोरी में। बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देने वाली, आपको स्टोरी में पता चलेगा, स्टोरी में सुन लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब कोई बकवास नहीं करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी की स्टार्टिंग वहाँ से होती है, यानी कि नाइटलेस सिटी से, जहाँ पे जो हमारा वी विशाल था वो वहाँ पे खड़ा था, मतलब उस क्लिप के सामने, जहाँ पे उसके सामने हज़ारों लोग थे, उस कल्टिवेशन वर्ल्ड के वो सारे लोग जो अब उसे नफरत करते हैं, और साथ ही साथ लालची भरी नज़र से उसके साथ उसके पास जो यंग टाइगर सील था उसे देखे जा रहे थे, उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, बहुत सारे उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो रहे थे। जहाँ पे वो सारे जो पर्सन थे, वो पर्सन में से एक पर्सन कहता है वी विशान एक एक डिज़ास्टर है, एक डिज़ास्टर, उसे तो मर जाना चाहिए। एक और पर्सन कहता है वी विशान हाँ, वो मरना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए, वो कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। उसने उसने अपनी लालच के चलते उसने अपने क्लैन को भी ख़त्म कर दिया, अपने क्लैन के नाम को भी ख़राब कर दिया। जियांग क्लैन ने उसे अडॉप्ट किया था, वो भी मर्सीलेसली, लेकिन उसने तो जियांग क्लैन का नाम भी ख़त्म कर दिया। उसकी गलती की वजह से जियांग क्लैन इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वी विशान की वजह से, इस डेविल की वजह से। उसे तो मर जाना चाहिए था। ये सुनकर वो चौथा पर्सन भी कहता है हाँ सही कहा, इसे मर जाना चाहिए था, ये जिंदा क्यों है, इसे मर जाना चाहिए था। जहाँ पे एक और पर्सन कहता है हाँ, इसे सच में मरना चाहिए था, इसने तो अपने शीजे को भी तक खा लिया है, उसे तक भी वो मार दिया है, कितना अनग्रेटफुल और कितना हार्टलेस पर्सन है, उसे सच में मर जाना चाहिए था। जहाँ पे ये सारी वर्ड्स विंग के कानों पे आ रही थी, विंग जिसके आंखों में बहुत सारे आंसू थे, बहुत सारे, अपने आंखों से आंसू लिए वो सबकी तरफ देखता है, और वो अपने मन में सोचता है हाँ, इन लोगों ने सही कहा, मैं डेविल हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरी वजह से जिन दुश्मन और शीजे मर गई है, मेरी वजह से उनकी मौत हुई है, मेरी वजह से जियांग चैंग को इतना ज़्यादा बातें सुनना पड़ रहा है, मेरी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे मैं जियांग अंकल का एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे एक घर दिया, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ मैं उनका नाम ख़राब कर दिया। मेरी वजह से शीजे मुझे छोड़ के चली गई, मैं जिन लोगों को प्यार करता था वो सभी मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पास अब कोई नहीं है और कोई नहीं है जिसे मैं खो सकूँ। जियांग चैंग भी मुझे नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने सबको खो दिया है। मैं यहाँ पे जी के क्या करूँगा। मेरे पास कोई नहीं, ना ही मेरे पास जीने का कोई वजह है, कोई भी वजह नहीं है। मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे, नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो रोने लगा। वो रोते हुए उस क्लिप के एकदम एंड तक आ गया, और वो एंड तक आते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहता है मैं नहीं जीना चाहता, मुझे नहीं जीना है, मुझे इस वर्ल्ड में नहीं जीना, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं एक डेविल हूँ जो हर किसी की लाइफ में सिर्फ बुरा ही लाता है, वो कभी भी प्यार डिज़र्व नहीं करता, मैं कभी भी प्यार डिज़र्व नहीं करता। मेरी फेथ कितना अनफेथफुल है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। लोग सिर्फ उसे नफरत ही करते हैं, सिर्फ नफरत, और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही सबको वहाँ पे हर्ट किया है, सबको मैंने डिसअपॉइंट किया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो उस क्लिप से एकदम जंप कर देता है। वो उस क्लिप से गिरने लगा था, और वो गिरते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए शीजे, मैं आपको नहीं बचा पाया शीजे, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका ये आशिया सबसे बुरा है, एक डेविल है जिसने आपको भी नहीं बचा पाया, आपको मार दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए शीजे। ये कहकर वो रोते रोते उस क्लिप से नीचे गिरने लगा था। वो नीचे गिरते हुए ही एकदम उस क्लिप के एकदम बॉटम पर आ गया, जहाँ पे वो फील कर पाता है कि उसकी सोल उसके बॉडी से जैसे अलग हो रहा था। वो अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद कर चुका था, बट सडनली एक बहुत ही तेज़ी से एक लाइट फ्लो होता है जो उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द आने लगा था, और उसे एकदम घेर चुका था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और यहाँ से हमें मॉडर्न वर्ल्ड का दिखाया जाता है। एक कमरे में एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो, इतना दर्द में कि उसे लग रहा था वो मर जाएगा। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि आसपास के जो लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो सारे लोग ही उस बेड पर लेटा हुआ उस पर्सन को बुला रहे थे, उसे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, अपना हौसला रखे, अपनी हिम्मत रखे। ये कहकर वो पर्सन को, मतलब एक लेडी बोल रही थी, वो लेडी बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वो रोते हुए उस पर्सन के हाथ को पकड़ लिया, और वो उसी टाइटली एकदम सिक्योरली पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ बेटा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ बेटा, प्लीज़ अपनी माँ को प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा बेटा, प्लीज़ अपनी माँ की बात सुनो, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। ये कहकर वो लेडी रोने लगी थी। वो लेडी उस पर्सन की माँ है, जहाँ पे वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बॉडी पे बहुत सारे चोटों के निशान थे, इतनी सारे कि गिनकर भी बताया नहीं जा सकता था। जहाँ पे उसकी बॉडी पे जो मार्क थे उसमें से खून निकल रहे थे, एंड वो पर्सन बहुत ही, मतलब
मुश्किल से सांसें ले पा रहा था और ये चीज़ शायद उसकी माँ समझ पा रही थी, जहाँ पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह। और वो रोते हुए बस अपने बेटे को बोल रही थी कि उसे छोड़ के मत जाए, उसे छोड़ के मत जाए। जहाँ पे वो जो पर्सन था, जो अभी बेड पे था, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपनी सांसों को भी नहीं ले पा रहा था, वो बहुत मुश्किल से कहता है, माँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे मुझे जाना होगा। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या मैंने जो गलती किया है माँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ। ये कहकर वो पर्सन रोने लगा था। ये सुनकर उसकी माँ और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता, नहीं बेटा, प्लीज़ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। जहाँ पे वो जो पर्सन था वो रोते हुए कहता है, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है माँ। ये कहकर उसकी सांसें और भी ज़्यादा भारी होने लगी थी। वो बहुत ही गहरी ब्रीथ लेने लगा था। ये देखकर उसकी माँ और भी ज़्यादा रोने लगी थी। वो चिल्लाने लगी थी। एक सामने एक पर्सन था जो उसकी कॉलर को पकड़ते हुए वो लेडी कहती है, कुछ करो अपने बेटे के लिए, उसे ऐसे ही जाने मत दो। हॉस्पिटल कितनी देर लगेंगे उनको आने में? अभी के अभी कार निकालो, हम जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने बेटे को ऐसे ही मरते हुए देखोगे? हाँ, कुछ करो, तुम क्यों कर नहीं रहे हो? ये कहकर वो उसकी कॉलर को हिलाने लगी थी। ये सुनकर उस पर्सन का जो फादर था वो कहता, मैं कर रहा हूँ ना, वो आ रहे हैं। ये कहकर वो पर्सन अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो फ़ोन लगाते हुए कहते हैं, कहाँ मर गए हो तुम सब? अभी कभी लेके आओ उन सबको। ये कहकर वो चिल्लाने लग गया था। जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से एक पर्सन कहता, सर हम पहुँच रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। आप लोग जिस जगह पे हो उस जगह का लोकेशन हमें नहीं मिल रहा था। आप लोग आउट ऑफ कवरेज एरिया पे हैं, जहाँ पे हमें लोकेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। इतनी बारिश में हम कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वो पर्सन चीख कर कहता है, तुम लोग जब तक पहुँचोगे तब तक मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा। जल्दी से आओ वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो चिल्लाने लगी थी। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता, वो मिस्टर वे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो फोन को रख दिया था। जहाँ पे ये सुनकर वो मिस्टर वे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, वो फ़ोन को काटने के बाद वो तुरंत ही उस छोटे से रूम में चले गए थे, जिस रूम में उन्होंने अपने बेटे को रखा था। वो अपने बेटे के पास आते हैं, जहाँ पे उसकी जो वाइफ थी वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो अपने बेटे के हाथ को पकड़ा हुआ था, जहाँ पे वो रोए जा रही थी, कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। जहाँ पे मिस्टर वे वो अपने पति के पास आता है और वो अपने पत्नी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, वो आ रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उन्हें आने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो आ जाएंगे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जो यू था वो चीख कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम देख नहीं रहे हो हमारे बेटे का क्या हालत हो रहा है? वो मर जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो। उसकी सांसें रुक रही है, मैं फील कर पा रहा हूँ, उसकी बॉडी ठंडा पड़ रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फेंगमियान। ये कहकर वो चिल्लाने लगी थी। जहाँ पे फेंगमियान, हाँ वो और कोई नहीं, वी फेंगमियान थे। जहाँ पे जो फेंगमियान थे, फेंगमियान अपनी पत्नी को संभालते हुए कहता है, यू कुछ नहीं होगा उसे, वो हमारा बेटा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जो यू था, यू चीख कर कहता है, सब कुछ तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुमने ना ही हमें यहाँ पे लाते और ना ही मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ होता। तुम्हें किसने कहा था हमें यहाँ पे लाने के लिए, इस ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लोकेशन तक नहीं मिलता है? ये कहकर वो चीखने लगी थी। ये सुनकर जो वे फेंगमियान थे वो अपनी पत्नी को संभालते हुए कहता है, यू तुम शांत हो जाओ, तुम पहले शांत हो जाओ। ये सुनकर जो यू था, यू चीख कर कहता है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मेरा बच्चा यहाँ पे मर रहा है, समझ रहे हो फेंगमियान? मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कैसे रह सकता हूँ? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। समझ रहे हो फेंगमियान? मैं मर जाऊँगा। ये कहकर वो चिल्लाने लगी थी। वो पागल हो गई थी पूरी तरीके से, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी। वो अपने बेटे के पास दोबारा चली गई थी और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ सर्वाइव कर जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। ये कहकर वो रोने लगा था। जहाँ पे जो फेंगमियान थे, फेंगमियान उसे शांत करने लग गई थी। यहाँ पे जो यू था, ये बहुत देर तक रोती है। जहाँ पे उसने अपनी बेटे के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया था, एकदम टाइटली, मतलब एकदम सिक्योरली, और वो उसे समझाया जा रहा था, उसे बोल रहा था, प्लीज़ बेटा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। ये कहकर वो रोने लगी थी। जहाँ पे जो उसकी जो बेटा है, उसकी सांसें अभी भी चल रहा था, लेकिन बहुत ही लो चल रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। और ये चीज़ फेंगमियान, जो मैडम यू समझ पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उनके दिल की धड़कन जैसे कि रुक जा रही थी। उन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहे थे। जहाँ पे ऊपर से वो चिल्लाए जा रहे थे, वो बोले जा रहे थे कि कार कब आएगा। वो अभी भी रोए जा रही थी। जहाँ पे कुछ देर में ही उस जगह पे एक कार आके रुका था। ये कार की आवाज़ सुनकर फेंगमियान और जो मैडम यू था, और साथ ही साथ वहाँ पे और 2 बच्चे भी थे, जो उस आवाज़ को सुनकर ही तुरंत ही बाहर आ गए थे। यहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू अपने बेटे के पास थी, एंड यहाँ पे जो वे फेंगमियान थे वो बाहर चले गए थे। वो वहाँ जाते ही वो उस कार के उस पर्सन को चीख कर कहता है, जल्दी आओ। ये कहकर वो उन सबको चिल्लाने लगा, एंड वो कार जो रुक गया था वो तुरंत ही एक स्ट्रेचर को लेकर एकदम अंदर आ जाते हैं। उस छोटे से रूम में, ये एक छोटा सा कॉटेज टाइप का था, जहाँ पे वो पर्सन घुसते ही उस स्ट्रेचर पे उस बच्चे को एकदम लिटा दिया था। वो उसे लेकर वहाँ से उस कार की तरफ जाने लगा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, बहुत तेज़। जहाँ पे वो लोग उस कार में बैठकर डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे थे। सीन शिफ्ट होकर हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू और वे फेंगमियान वो दोनों ही बाहर बैठे हुए थे और उनका बेटा वो अभी
ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। यहाँ पे मैडम यूँ जो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उनके 2 बच्चे थे जो खुद भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो अपनी माँ को पकड़ के रखे थे। यहाँ पे वो दोनों ही अपनी माँ को संभाल रहे थे। वो दोनों ही अभी अपने यंग एज में थे। मतलब यहाँ पे एक जो लड़की था जो ओमेगा थी, वो भी 25 ईयर की थी और जो मतलब लड़का था जो एक अल्फ़ा था, वो अभी 21 ईयर का। वेल यहाँ पे वो दोनों ही अपनी माँ को संभाल रहे थे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जहाँ पे कुछ देर में ही उस ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है एंड ये देखकर मैडम जो बहुत ज़्यादा रो जा रही थी, वो तुरंत ही उठ गई और वो डॉक्टर के पास चली गई थी। यहाँ पे जो भी फंगनान थे वो भी वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे डॉक्टर जो फंगनान की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मिस्टर वे, वो मैंने पूरी कोशिश की है आपके बेटी की लाइफ को बचाने की और हमने बहुत मुश्किल से उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रख पाए हैं। मतलब वो किसी भी टाइम हमें छोड़कर जा सकते हैं। मैंने उन्हें पूरी तरीके से स्कैन करने के बाद, उनकी बॉडी को स्कैन करने के बाद हमें पता चला है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और साथ ही साथ उनकी बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर वार किया गया है। आई मीन उनकी बॉडी पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मार्क ना हो। मतलब इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा उसे। देखिए उनकी बॉडी पे इतनी क्रैचेस हैं, इतनी फ्रैक्चर्स बन गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। लेकिन मैंने अभी उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा है एंड किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो उन दोनों की तरफ देखते हैं और ये सुनकर जो मैडम यू था वो रोने लगी थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वो फेंगमियान के जो कॉलर था उसे टाइटली पकड़ लिया था और वो उसे हिलाने लग गई थी और वो रोते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को तुम बचाओ, बचाओ उसे, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे वो रोए जा रही थी। जहाँ पे जो भी फेंगमियान थे वो खुद भी रो रहे थे और वो रोते हुए डॉक्टर से कहते हैं, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, हमारे बच्चे को प्लीज़ बचाइए। ये कहकर वो गिड़गिड़ाने लगा था उस डॉक्टर के सामने। जहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं, देखिए हमने अपनी पूरी कोशिश किया है बट उनका ही बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और उनको देखकर जितना लग रहा है मुझे, उनका सर्वाइवल चांस सिर्फ 50 से भी कम 20% है। अगर अगर फिर भी वो सर्वाइव कर जाए तो ये अच्छी बात होगा, लेकिन हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रहेंगे या फिर वो हमें छोड़ के जाएंगे। ये कहकर वो उन दोनों से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप आपके बच्चे से मिल सकते हैं। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से परमिशन लेकर चले जाते हैं। ये सुनकर मैडम और भी ज़्यादा रोने लगी थी। वो जोर जोर से रोते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा आई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो रोने लगी थी। वो रोते हुए उस वार्ड की तरफ दौड़ के जाने लगी थी जिस वार्ड में उनका आई है। वो एकदम उस वार्ड में घुस गई थी। वो एक प्राइवेट वार्ड था जिसमें सिर्फ उनकी आइन को ही रखा गया था। यहाँ पे जो मैडम था, मैडम एकदम उसके अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो चारों तरफ से मशीनों से घिरा हुआ है, जिसके मतलब फेस में एक ऑक्सीजन मास्क है और साथ ही साथ उसके हाथों में बहुत सारी मशीनें लगे हुए हैं। उसकी पूरी बॉडी पे ही हज़ारों मशीनों चिपके हुए थे। ये सारी चीज़ें देख कर ना जो मैडम था, मैडम एकदम टूट गई थी। वो रो रही थी। वो एकदम ना ज़मीन पर गिर गई थी। वो ज़मीन पर गिर के ना रोने लगी थी और वो अपने बेटे को देख रही थी। वही मासूम सा बच्चा जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो आज उसके सामने एकदम एकदम बेजान गिरा हुआ है, सिर्फ लाइफ सपोर्ट में है। ये नहीं हो सकता। वो ऐसे ही रोते हुए बोल रहा था और यहाँ पे पीछे दौड़कर जो वी फेंगमियान थे वो दौड़ के आ गए थे और वो उसे पकड़ते हुए कहता है, यू शांत हो जाओ प्लीज़, यू शांत हो जाओ। ये सुनकर जो यू था वो रोते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो उठती है। उठकर एकदम अपने बेटे के एकदम बेड के सामने आ गया और वो उसके हाथ को एकदम पकड़ लिया जिस हाथ में बहुत सारी मशीनें लगी हुए थे जो उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करके एक मशीन के साथ जुड़ा हुआ था। जहाँ पे जो मतलब मैडम उसके हाथ को पकड़ते हुए उसी एकदम फेस पे अपना हाथ फहराते हुए कहता है, आइंग प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ अपनी माँ को इतना दर्द मत दो, प्लीज़ आइंग प्लीज़ उठ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारा ये माँ तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा, प्लीज़ आइंग अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़। ये वो उसके कानों में कह रही थी, उसे बोल रही थी। जहाँ पे जो मैडम नोटिस करती है कि उनकी आइन के जो हाथ था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। ये देखकर उनके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो एकदम कस के उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके कानों में कहते हैं, प्लीज़ आइन मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। जहाँ पे जो हार्ट रेट मशीन था, मतलब जहाँ पे मतलब हार्ट रेट दिखाया जाता है कि कितने हार्ट रेट चल रहे थे, वो धीरे धीरे करके एकदम डाउन होने लगा था। ये देखकर वो सारे ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ पे जो फेंगमियान भी थे और वो भी उस मशीन को देख रहे थे जहाँ पे उसकी हार्ट रेट जो डाउन होती जा रही थी और ये नहीं हो सकता। वो सभी ना बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। उनके बेटे की हार्ट रेट वो बंद हो रही है, वो बंद हो रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे ये देखकर जो मैडम था वो कंटिन्यूसली रोई जा रही थी, कंटिन्यूसली, और वो बोले जा रही थी, प्लीज़ बेटा हमें छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे वो दोनों बच्चे भी आ गए थे एंड वो दोनों भी वहाँ पे रो रहे थे एंड वो दोनों भी एकदम मतलब आइन के हाथों को पकड़ लिया था। वहाँ पे एक मतलब लड़की थी जो 25 ईयर ओल्ड थी, एक ओमेगा, जो आइन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वो उस हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आशियन उठो प्लीज़, अपनी शीजे की बात सुनो, प्लीज़ आशियन उठ जाओ आशियन। ये सुनकर वो दूसरा जो बच्चा था, जो एक लड़का था, वो भी उस बच्चे की तरफ देखकर थोड़ा एनॉयडली कहता है, वी उशियान उठ जाओ, मैंने कहा ना उठो, तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसे छोड़ के मत जाओ, उठो, मैंने कहा उठो। ये कहकर वो चिल्लाने लगा था। जहाँ पे सब लोग ही उसे बोले जा रहे थे, लेकिन जो हार्ट रेट था वो धीरे धीरे एकदम बंद होने लगी थी। जहाँ पे धीरे धीरे करके ना जो आइन की जो हार्ट बीट था वो एकदम बंद हो जाती है एंड उनके कानों में उस मशीन का आवाज़ आती है। एंड ये जस्ट आवाज़ सुनकर ना सब लोग एकदम साइलेंट हो गए थे, सब लोग। जहाँ पे जो
मैडम यू चीख कर कहती है आइंक, ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और वो उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, ऐसा 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 नहीं कर सकते हो तुम, ये कहकर वो रोने लगी थी। जहाँ पे जो वी फेंग म्यान थे, वी फेंग म्यान तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं एंड डॉक्टर आकर आइंक को चेक करने लगते हैं एंड वो लोग चेक करने के बाद वो कहते हैं ही इज़ नो मोर। एंड जब ये सुना ना वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे, सब लोग रो रहे थे, वो रोते हुए बस उस बेड के सामने एकदम बैठ गए थे और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बस रो रहे थे, बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आइंक हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो, ये कहकर वो सभी लोग रोने लगे थे। डॉक्टर बस उनकी तरफ देख रहा था और वो कुछ नहीं कहते, उन्हें लगा कि उनको अकेला छोड़ देना अभी के लिए सही होगा, तो वो वहाँ से चले गए थे जहाँ पे सभी लोग रो रहे थे। बीच बीच में सब लोग वो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, वो ऐसे छोड़ के उसे नहीं जा सकता है, आइंक उनका बेटा है, उनका 20 साल का बच्चा। हाँ, वो बच्चा 20 साल का है जो अभी बेड पर बेजान गिरा हुआ है। हाँ, माँ के लिए सभी बच्चे छोटे ही होते हैं, अब ये चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, तो बेसिकली आइंक उनके लिए छोटा सा ही बच्चा है और उनके तीनों बच्चे में से यही उनका सबसे लाडला बच्चा है जो अब बेजान गिरा हुआ था। जहाँ पे मेरा अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रोते हुए बोल रही थी वो उन्हें छोड़ नहीं जा सकता है, आइंक ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये कहकर जो मैडम यू उसकी जो दिल था उस पर एकदम अपने कान को रख दिया था, मतलब अपने जो कान था उसे एकदम आइंक के चेस्ट पे रख दिया उसके हार्ट बीट के सामने और वो उसे एकदम टाइटली करते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ आइंक मुझे छोड़ के मत जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। जहाँ पे जो मतलब फेंगम्यान संभालने की कोशिश कर रहे थे यू को, यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, सब लोग मतलब अपनी एक फैमिली मेंबर को खोने की वजह से इतना ज़्यादा टूट गए थे, इतना ज़्यादा कि वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। मेरा में तो पागल जैसे हो गई थी, वो पागलों की तरह बोल रही थी तुम्हें ना तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये कहकर ना वो बार उसे हिलाने लगी थी, वो पागलों जैसे रोई जा रही थी। लेकिन तभी ना ये सुनकर ना एकदम सब एकदम शांत हो गए, वहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था, सब लोग इतना शॉक थे और साथ ही साथ वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। उन्हें फिर से मशीन में से आवाज़ आने लगी थी, हार्ट रेट की, जो धीरे धीरे वापस आ रहे थे। एंड मैडम यू जो अपने बेटे के एकदम चेस्ट पे दिल पे अपना सिर रखा हुआ था, उन्हें अपने कानों पे एक हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो आवाज़ सुनने के बाद ही वो तुरंत अपने कान को उड़ाकर अपने चेहरे को ऊपर करके अपने बेटे की तरफ देखते हैं। उनका बेटा जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, हाँ उनका बेटा सांसें ले रहा था और ये देखकर उनके फेस पे एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो तुरंत ही अपने बेटे को एकदम टाइटली हक कर लिया और वो उसे हक करते हुए कहता है शुक्रिया मुझे छोड़ के ना जाने के लिए। आइंक तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, मुझे छोड़ के तुम नहीं गए, तुम मुझे छोड़ के नहीं गए, शुक्रिया मुझे छोड़ के ना जाने के लिए। ये कहकर वो एकदम टाइटली उसे पकड़ लिया था, उसे हक कर लिया था। जब सब लोग ना ये देख के शॉक भी थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी हार्ट बीट वो उनके सामने उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन अब वो सांसें चलने लगी थी और उनका आइंक वापस आ गया है, उनका आइंक वापस आ गया है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पे जो वी फेंगम्यान थे वो तुरंत ही ना डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो मतलब फेंगम्यान की बातें सुनकर ही शॉक हो गए थे। फेंगम्यान ने उसे कहा कि उनका बेटा ठीक हो गया है, उनके बेटे की सांसें चल रही हैं। ये सुनकर डॉक्टर इतना ज़्यादा पागल इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे। वो तुरंत एकदम वहाँ पे आ गए थे। वो वहाँ पे आने के बाद वो जो मैडम को थोड़ा सा वहाँ से हटाते हैं, उसके बाद वो खुद जाके चेक करते हैं एंड वो खुद हैरान हो जाते हैं। उनकी आँखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो फिर से बार बार चेक करते हैं एंड वो मशीन में भी देखते हैं कि हाँ अब इस बच्चे का जो हार्ट बीट था वो एकदम सही ही चल रहा था, एकदम ठीक से, और उसकी पल्स भी ठीक थे। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो उनकी आंखों के सामने ही मर चुका था। हाँ, उसकी सांसें रुक गई थी, उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, बट अचानक ये हुआ क्या? वो शॉक हो गए थे। लेकिन वो उन सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ आपका बेटा ठीक है और सही सलामत है, वो आउट ऑफ डेंजर है। ये कहकर वो खुद कन्फ्यूज़ होकर ना मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने मरते हुए देखा इस बच्चे को और ये बच्चा जिंदा है कैसे? डॉक्टर अभी हैरान तो है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ अभी के लिए शो नहीं किया। वो उन सबसे कहते हैं अभी आपका बेटा आउट ऑफ डेंजर है, तो अगर आप चाहें तो उसे 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करके लेके जा सकते हैं और अभी पेशेंट का होश आ जाएगा, यही 5-10 मिनट बाद ही उसे होश आ जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। ये सुनकर जो मैडम में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो अपने बच्चे को आइंक को एकदम लिटा दिया था और वो उसके फेस को सहलाते हुए कहता है मेरा बच्चा आइंक तुम ठीक हो, तुम सही सलामत हो, मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर वो स्माइल करने लगी थी। वो स्माइल करते हुए उसके फेस को सहलाने लगी थी। जहाँ पे सब लोग जो इतना ज़्यादा रो रहे थे वो फाइनली एक राहत की सांस लेते हैं कि नहीं, उनका एक मेंबर वहाँ से नहीं गया, मतलब उनको छोड़कर नहीं गया। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। सभी लोग उसके पास ही थे एंड जैसा कि डॉक्टर ने कहा था ठीक 10 मिनट बाद ही मतलब आइंक का होश आया था। यहाँ पे मतलब
ये 10 मिनट ना सब लोग एकदम उसी रूम में थे, उस रूम से हटे भी नहीं थे। बस वो लोग शांत थे, वो लोग खुश थे, तो वो लोग वहीं पे थे, वहाँ से हटे नहीं थे। वो एक भी पल आइंग से हटना नहीं चाहते थे, तो सब लोग वहीं पे थे। जहाँ पे जब आइंग का होश आने लगा था, ये सबसे पहले मैडम यू ने नोटिस किया था, क्योंकि मैडम यू ना एकदम आइंग के साथ ही बैठे हुए थे, मतलब वहाँ से वो हिली तक नहीं थी। वो पानी खाने तक के लिए भी ना, पानी पीने तक भी के लिए ना वो बाहर नहीं गई थी, वो वहीं पर बैठी हुई थी। जहाँ पे फाइनली 10 मिनट बाद जाके आइंग का होश आता है। आइंग जो अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है, धीरे धीरे ओपन करने के बाद उसकी आंखें पहले सीलिंग पर जाती है, और वो सीलिंग पे देखते ही ना वो कन्फ्यूज़ हो गया, और वो कन्फ्यूजिंगली कहता है ये कौन सी जगह है। वो बहुत ही लो टोन में कह रहा था, और वो धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सिर पे लेके जाता है, और वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हेल पर आ गया हूँ। बट हेल में ये कैसी बदबू है, और ये तो दवाइयों का बदबू लग रहा है ना। हाँ ये पर हेल में भी बदबू आता है क्या मरने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं, पर कैसे, क्या ये कोई हेल है। ये कहकर वो पहले सीलिंग से लेकर अपने आंखों को नीचे करते करते वो पहले अपने सामने कुछ लोगों को देखता है, जो वो पहले क्लियरली नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखें एकदम ही ना ब्लरी था। वो अपने आंखों को 3-4 बार मतलब झपकाता है, और उसके बाद जाके उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके क्लियर होने लगा। और वो क्लियर करते ही उसकी पहली नज़र अपने सामने बैठा हुआ एक पर्सन की तरफ चला गया, एंड उस पर्सन की तरफ जाते ही वो एकदम चीख कर उठा, और वो चिल्लाते हुए कहता है आंटी यू आप जिंदा है। ये वो चीख कर रहा था, एंड मतलब मैडम एकदम चौंक गई थी, एकदम पूरी तरीके से चौंक गई थी, और वो चौंकते हुए बस आइंग को देख रही थी। जहाँ पे जो आइंग था, आइंग ना एकदम जंप कर उठा था, और वो एकदम बेड पर खड़ा हो गया, और उसके हाथों में उसकी मतलब जहाँ पे मशीन लगी हुई थी ना, वो सारी ना वो एकदम देखने लगा कि अरे ये क्या है। और वो आंटी यू की तरफ देखते हुए कहता है आंटी यू आप जिंदा है, आप जिंदा कैसे हैं, क्या आप भी नरक में आ गए हैं। आप भी नरक में हैं, पर आप लोग नरक में क्या कर रहे हैं। ये कहकर वो सामने और एक पर्सन को देखता है, और वो कहता है अंकल फंगमियान आप भी नरक में आ गए हैं, ये कैसे हो सकता है, आप लोग नरक में क्यों, आप लोग तो हेवन में होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ नरक में कैसे आ सकते हैं। ये कहकर वो उन सभी लोगों को और 2 पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है शिजे आप भी आप हेल में कैसे आ सकते हो, आप इतनी अच्छी हो, इतना ज़्यादा अच्छी हो, और आप हेल में आ गए हैं। आप हेल में नहीं, हे गॉड ये आपने क्या किया, आपने मेरी शिजी को, आपने मेरे अंकल को और आंट यू को आपने हेल्प में क्यों भेजा। वो लोग हेल में नहीं, वो लोग हेवन में होना चाहिए था। आपने शायद कोई गलती किया होगा। गॉड प्लीज़ आप उनको हेवन लेके जाइए, प्लीज़ उनको हेवन लेके जाइए। ये कहकर वो गिरगिराने लगा, वो हवा में ही मतलब सीलिंग की तरफ देखकर अपने हाथ को जोड़ते हुए बोल रहा था गॉड से कि उनको वो हेवन में लेके जाए, प्लीज़ उनको हेवन में लेके जाए। और सारी चीज़ें उसके परिवार के लोग बस देख रहे थे हैरानगी भरी नज़रों से। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आइंग को हुआ क्या। जहाँ पे जो आइंग सबकी तरफ देख रहा है, और उसकी नज़र फिर से एक और की तरफ जाते हुए कहता है आचिंग तू कब मरा, तू तो जिंदा था ना, तू तो वहाँ पे था, तू तो उस वार में था, तू कैसे मरा, और तू हेल में कैसे आया, तू ये क्या हो रहा है। गॉड आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे परिवार को क्यों हेल में लाया। आप प्लीज़ उनको हेवन में लेके जाइए। आपने गलत लोगों को यहाँ पे लाए हैं। ये लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। आंट यू बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और अंकल फंगमियान वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरी चीज़ें वो तो वर्ल्ड का बेस्ट चीज़ें हैं। वो कभी भी हेल में नहीं आ सकते हैं, वो हेल डिजर्व ही नहीं करते, वो हेवन डिजर्व करते हैं, हेवन। और मेरा भाई वो तो मरा भी नहीं था, लेकिन वो यहाँ पे कैसे आया। गॉड आपने क्यों ऐसा किया, क्यों आप जो भी सज़ा देना है मुझे दीजिए। मैंने गलती किया है, मैंने वो सब कुछ किया है, तो आप मुझे गलतियों का सज़ा दीजिए। बट मेरे फैमिली मेंबर्स को आप प्लीज़ हेवन लेके जाइए, प्लीज़ हेवन लेके जाइए। और वो ये कहकर ना गिड़गिड़ाने लगा, मतलब आसमान में देखकर ना जो भी बातें हैं वो बोलने लगा, बकवास जो भी है। और यहाँ पे उसके फैमिली मेंबर्स लाइक ऐसे उसे देख रहे थे। अभी जितने इमोशनल वो लोग थे कि उनका मतलब परिवार का सबसे खास सदस्य या फिर उनका प्यारा पर्सन उनको छोड़ के चला गया है, और उसके बाद वो वापस आ गया। जो खुशी था वो 1 मिनट में कन्फ्यूजिंग में बदल गया था, और वो कन्फ्यूजिंगली ना बस देख रहा था। एंड मैडम यू तो सबसे मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, और वो अपनी हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है हस्बैंड वो हमारे बच्चे को क्या हुआ, वो ऐसा ये क्यों कर रहा है, उसे क्या हुआ। जहाँ पे जो फंगमियान भी अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता। ये कहकर वो कहता है हमें लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वो पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहा है, और क्या हेवन हेल, और वो हमें आंट और अंकल कहके क्यों बुला रहा है। ये सुनकर ना जो फंगमियान की तरफ देखकर मैडम यू कहता है मुझे लगता है कि उसे कोई सदमा लगा होगा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, उसे क्या हुआ है। जहाँ पे ये कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, और ये सुनकर जिसका हस्बैंड था वो कहता है हाँ मैं बुलाता हूँ। ये कहकर वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं, एंड डॉक्टर फिर से वहाँ पे आते हैं, और वो आते हुए कहते क्या वो ये कहा ही था कि वो देखते हैं कि बेड पर वो पर्सन आइंग एकदम खड़ा हुआ था, और वो बस आसमान में देखकर सीलिंग की तरफ देखते हुए बस अपने हाथ को जोड़ते हुए बोले जा रहा था, कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। और ये देखकर ना वो डॉक्टर शॉक हो गया था, और वो कहते अरे क्या कर रहे हो तुम अभी लेट हो, तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, और ये क्या कर रहे हो, सारे मशीन खुल रहे हैं तुम्हारे हाथों से, ये सब कुछ अभी तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अभी सलाइन की ज़रूरत है, ड्रिप की जरूरत है, तुम अभी लेट जाओ, ये क्या कर रहे हो, और आप लोग क्यों ऐसे मतलब देख रहे हैं, उसे लेटने के लिए कहिए। ये कहकर वो एकदम बेड के पास आ गया था, और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जो आइंग था वो उस
पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? हाँ, और ये किस तरह की पोशाक पहने हुए हैं? हाँ, हेलमेट के ऐसे पोशाक पहनते हैं, सफ़ेद कलर के। और हे, तुम कौन हो? हाँ, कोई हेल का कोई दानव तो नहीं ना? क्या तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? देखो, मुझे तुम पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मेरे परिवार को टच भी मत करना। अगर तुम क्यों करोगे ना, तो मैं तुम्हें मेरे तलवार से ना एकदम तुम्हारा गला काट दूँगा, या फिर मैं अपने डार्क एनर्जी से ना तुम्हें मार डालूँगा, एकदम मार डालूँगा। तो खबरदार तुमने मेरी फैमिली मेंबर को एक बार भी टच किया तो। ये सुनकर ना वो डॉक्टर एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, शॉक्ड हो गया, और वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? और ये कहकर ना वो उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहता है, सुनो मेरी बात, तुम शांत हो जाओ। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तलवार, क्या डार्क एनर्जी, क्या हेल? और तुम कोई हेल वेल में नहीं हो, तुम अभी हॉस्पिटल में हो। ये सुनकर वो आइन कहता है, हॉस्पिटल? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये कोई हेल का नाम है क्या? हॉस्पिटल? क्या है? तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो तुरंत ना एकदम अंकल फेंगमियान की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, अंकल फेंगमियान, आप कैसे हैं? आपको क्या इसने चोट पहुंचाया है? आप मुझे बताइए, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे एकदम ही मार डालूंगा। ये तो समझता क्या है? हाँ, तुम हेल के आदमी हो, कोई हेल का दानव हो, तो जो भी हो, याद रखो, अगर तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी आंट को और मेरे अंकल को भी टच किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, देख लेना। और मेरी शीजी को टच करोगे तो मैं तुम्हारी हाथ को तोड़ डालूंगा। ये कहकर वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और यहाँ पे सब लोग उसे हैरानगी मतलब भरी नजरों से देख रहे थे कि अभी आइन को हुआ क्या है। जहाँ पे जो मैडम यू तुरंत ही एकदम बेड के पास आ गई, और बेड के पास आते ही वो कहता है, आइन। वो बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा था, लेकिन जैसे कि आइन ने उसकी बात को नहीं सुना था, और ऊपर से आइन बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा था। वो डॉक्टर को बातें सुनाया जा रहा था। डॉक्टर तो हैरानगी भरी नजरों से बस पेशेंट को देखे जा रहा था, और पेशेंट पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम अगर मेरे परिवार को टच भी करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम उनको कोई पनिशमेंट नहीं दोगे। ये वो बोल रहा था, ऐसी बकवास किया जा रहा था। और अब ना मैडम को सहने में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया। मतलब वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी अपने बेटे को देखकर, अपने बेटे को इतनी अजीबोगरीब बातें करते हुए देखकर ना उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा। और इस बार ना वो थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहता, आइंग। एंड जब उसने ऐसे जोर से चिल्लाया ना, तो आइंग ने एकदम जम कर उठा था। वो इतना ज़्यादा जम कर उठा था, इतना ज़्यादा डर गया था कि वो एकदम बेड पर ना धड़ाम से गिर गया। और ये बेड ना बहुत बड़ा था, ये हॉस्पिटल बेड मतलब एकदम मास्टर बेड की तरह था। एंड वो एकदम बेड पर बैठ गया, और वो बैठकर एकदम अपने आप को एकदम सिकोड़ लिया। और वो सिकोड़ते हुए कहता, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे जीडियन से मत मारिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैडम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वो एकदम अपने हाथ को जोड़ कर एकदम खुद को सिकोड़ लिया था। और ये देखकर सब लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, हैरान हो गए थे, और बस देख रहे थे अपने सामने आइन को, ये क्या कह रहा है जीडियन। और मैडम यू को आइन उसे आंट क्यों बुला रहा है, उसे आंटी क्यों कह रहा है? वो तो उसका माँ है ना। वो समझ नहीं पाया, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम मतलब टूट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनका बेटा उन्हें माँ के अलावा भी आंट कह के बुलाएगा। वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो एकदम रोते हुए धीरे धीरे एकदम मतलब अपनी बेटी के पास चले गए थे। यहाँ पे वो एकदम अपने बेटी के सामने बैठ गए। ये देखा ना आइन और भी ज़्यादा डर गया, और वो डरते हुए पीछे जाते हुए कहते, प्लीज़ आंटी मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखा ना आंटी को और भी ज़्यादा बुरा लगा, और भी ज़्यादा। और वो अपने हाथ को धीरे से उसके सिर पर रखते हुए कहता है, आइन क्या हुआ है? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, और तुम मुझे आंट क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना कि मैं तुम्हारी आंट हूँ। आइंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम ये सब क्या कह रहे हो? हेल, हेवन और क्या सब बके जा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? आइंग क्या तुम कोई प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ? देखो तुम्हारी माँ को ये प्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कहकर वो धीरे धीरे करके उसके सिर पे अपना हाथ फेरने लगी थी, जहाँ पे उसका बात सुनकर मैडम यू की बात सुनकर आइंग जो अपनी आंखों को बहुत बड़ी बड़ी कर लिया था, वो तुरंत ही एकदम अपने सामने मैडम यू को देखे जा रही थी। और वो कहता है, क्या कहा आपने? मैं आपको माँ कह सकता हूँ? ये कहकर वो शॉक होने लगा। आज से पहले आंटी ने उसे माँ तो क्या, उसे तो बच्चे जैसा ट्रीट ही नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या हेल में आने के बाद आंटी वो बदल गई है? आंटी उसे माँ के बुलाने के लिए बोल रही हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों से कि आंटी उसे माँ कहने के लिए बोल रहा है, और उसे माँ बोलने की मतलब बुलाने की वो अधिकार दे रहा है जो उसने कल्टिवेशन वर्ल्ड में नहीं दिया था। और वो मरने के बाद उसे वो अधिकार दे रहे हैं। ये सोचकर उसकी आंखों से ना एकदम आंसू बहने लगे, और वो रोते हुए कहता है, आंटियों आप मुझे माँ बोलने का अधिकार दे रहे हैं? क्या मैं सच में आपको माँ के बुला सकता हूँ? क्या सच में आंटियों आप मुझे अपना बेटा मानते हैं? ये कहकर वो रोने लगा। ये देखकर जो मैडम उसकी तरफ देखने लगी, और उसके हेड पे जो अपना हाथ फेर रही थी ना, वो अपने हाथ को धीरे धीरे उसके चेहरे पर लाते हुए उसके चित को सहलाते हुए कहता है, आहिंग क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें माँ बुलाने क्यों नहीं दूंगा? तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो मैं तुम्हें क्यों माँ बोलने से रोकूंगा? क्या बोल रहे हो आइंग? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? वो कन्फ्यूज़ होते हुए ये सब कुछ बोल रही थी, और वो डॉक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे बेटे को चेक कीजिए, उसे क्या हुआ है? वो ऐसी क्या बचकानी बातें कह रहा है, और वो मुझे आंट कह के बुला रहा है, वो जबकि मैं उसका माँ हूँ, मैं उसका बायोलॉजिकल माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, और वो मुझे
आंट आंट कह के बुला रहा है, क्यों? ये कह के वो परेशान हुई जा रही थी और ऊपर से ये सब कुछ सुनकर आई एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने आंटियों को देखते हुए कहते क्या क्या आपने मुझे जन्म दिया है? आंटियों क्या बोल रहे हैं ये? आप इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने मुझे कैसे जन्म दिया होगा? मेरी माँ तो कब का मर गई है और आप मेरी आंट हैं, लेकिन आपने मुझे माँ बोलने का वो अधिकार दिया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर बहुत लेट हो चुका है। अब हम लोग हेल में हैं, अब हम लोग ज़िंदा नहीं हैं, तो अब आपको मैं माँ कह के कैसे बुलाऊँ? अगर आप ज़िंदा रहते मुझे बोलते ना, तो मैं सच में आपको माँ कह के बुलाता। मेरी तो माँ बचपन में ही मर गई थी, मेरी माँ का शक्ल तक मुझे याद नहीं है। काश आप तब मुझे माँ बोलने का वो अधिकार देते, तो कब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता। ये कहकर वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, वो स्माइल भी करने लगा और वो ये सब कुछ बोले जा रहा था। और ऊपर से ये सारी चीज़ें देखकर उसके फैमिली मेम्बर्स पागल हुए जा रहे थे, उनका सिर ना घूमने लगा था। यहाँ पे ना जो एक लड़का था जो अल्फा था, वो सामने आता है और वो सामने आते हुए कहता है, वी विशान, तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम माँ को आंट क्यों बुला रहे हो? और ये कोई हेल नहीं है और ना ही कोई हेवन है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, और तुम हॉस्पिटल में हो। मुझे लगता है इसके सिर में कोई प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर प्लीज़ इसे चेक कीजिए, उसका दिमाग क्या ठीक है? और उसे बहुत सारे चोटें लगे, मुझे लगता है कि उसके सिर में भी चोट लगा हुआ होगा। डॉक्टर आप उसे चेक कीजिए, उसे देखिए ये क्या बकवास किया जा रहा है। वो अपनी खुद की ही माँ को आंट कह रहा है, वो सच में पागल हो गया है, प्लीज़ आप उसे चेक कीजिए। ये कहकर वो डॉक्टर की तरफ देखने लगा और डॉक्टर भी अपने सिर को नोट करते हुए ना वो दोबारा एकदम उस आइन के पास आने लगा और ये देखा ना, आइन पीछे जाते हुए कहता है, हे मास्टर, मुझे दूर रहो, मैंने कहा ना मेरे पास भी मत आना और मेरे परिवार के सामने भी मत आना। और वो ये कहकर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, चेंग तुम पागल हो चुके हो, क्या बोले जा रहे हो? हम लोग हेल में हैं, हेल में हम मर चुके, बट तुम कैसे मरे? तुम तो वहाँ पे उस वार में थे ना, तुम नाइटलेस सिटी में थे ना, तो तुम कैसे मरे? क्या तुम वार में मर गए थे? ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तुम इतने स्ट्रांग हो, मैंने तुम्हें अपना गोल्डन कोड दिया है, तो तुम इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने खुद को कैसे मार लिया? अब क्लैन का क्या होगा? जियांग क्लैन का क्या होगा? उसका एकमात्र क्लैन लीडर तुम ही तो थे ना, अब उसका क्या होगा? तुम भी ना, क्यों आए? तुम्हें मरने के लिए किसने कहा था? हाँ, तुम मुझे नफरत करते रहते ना, तो नफरत करते रहते तो तुमने क्यों खुद को मार लिया? हाँ, ये कहकर वो बकवास करने लग गया। एंड सामने जो लड़का खड़ा था जिसका नाम चेंग था, वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, यू इडियट, तुम पागल हो चुके हो, क्या बोले जा रहे हो? क्लैन, जियांग क्लैन और क्या कोर, यार तुम पागल हो चुके हो। ये कहकर वो डॉक्टर की तरफ इरिटेटली देखता है और कहता, आप इसे चेक करेंगे या फिर नहीं? ये सुनकर डॉक्टर कहता, कर रहा हूँ। ये कहकर वो उस पेशेंट की तरफ चला गया और वो उसके हाथ को पकड़ लिया ज़बरदस्ती। इस बार यहाँ पे ना जो उसकी माँ था वो भी उसे पकड़ लिया था और जो यहाँ पे जो वी वुशियान यानी कि हमारा विंग, हाँ ये और कोई नहीं कल्टिवेशन वर्ल्ड का ही विंग है जो अब इस बॉडी में आ गया है, मतलब जो मॉडर्न एरा का विंग है उसके अंदर। एंड मैं बता दूं यहाँ पे मॉडर्न एरा का जो विंग था उसका डेथ हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि एक मॉन्स्टर है, वो अभी हेल में है और वो मर चुका है। ऑफकोर्स उसे लग रहा था कि वो मर गया है तो, और वो हेल में है, तो वो उसे डर रहा था और वो उसे दूर फेंक रहा था, वो बार बार अपने हाथ को चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार ना जो चेंग था उसने चेंग को चेंग ने भी उसे पकड़ लिया और साथ ही साथ मैडम यू ने उसे पकड़ लिया, जहाँ पे फाइनली जाके जो डॉक्टर थे उसे चेक करने लगे थे। और कुछ देर में ना विंग भी ना हिलना डुलना बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे उसकी सामने जो मैडम यू था वो जीडियन लेकर हाथ में खड़े होकर जो गुस्सा दिखाती है ना, वो चीज़ याद कर डर रहा था क्योंकि वो डरता था। ऑफकोर्स वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में अपने टाइम में वो बहुत ज़्यादा डरता था मैडम यू के जीडियन से, वो इसीलिए एकदम शांत हो गया था। लेकिन वो हैरान भी था कि मैडम यू से इस तरह से प्यार क्यों कर रही है, और हिस्टोरिकल वर्ल्ड में तो उसे एक बार भी उसकी तरफ प्यारी तरीके से देखा भी नहीं था मैडम यू ने। और यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था, वो कंफ्यूज हो ही जा रहा था और उल्टा वो कहाँ है उसे समझ नहीं आ रहा है और बार बार लोग वो क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी वो शांत हो गया था। यहाँ पे डॉक्टर उसे पूरी तरीके से चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो कहते हैं वो तो ठीक ही लग रहे हैं, पर मुझे लगता है शायद उनके हेड पर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर मेमोरीज पे, इसीलिए वो ये सब कुछ कह रहे हैं। हमें शायद कुछ टेस्ट करना होगा, उसके बाद मैं कह सकता हूँ श्योरली। ये कहकर वो कहते हैं अभी के लिए उन्हें रिस्क करने देना ही सही होगा। वो अपने ऊपर से जो ड्रिप था वो भी खोल लिया है, अभी उनको ड्रिप चढ़ाना ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए उनको रिस्क की ज़रूरत है। ये कहकर वो एक इंजेक्शन निकालते हैं और वो वहाँ पे नींद का जो दवाई है ना वो दे देते हैं क्योंकि विंग छटपटा रहा था ना, तो अभी उसको एक रेस्ट की ज़रूरत थी, प्रॉपर रेस्ट। तो उन्होंने पहले उन्हें एनेस्थेशिया दिया उसे सुलाने के लिए, ठीक है, सुलाने के लिए। तो यहाँ पे विंग को इंजेक्शन देकर डर तो गया था, लेकिन उसके हाथ को कस के पकड़ के लिया गया था, ठीक है, यहाँ पे कस के पकड़ के रखा गया था, तब जाके उसका इंजेक्शन लगा। एंड देन विंग धीरे धीरे करके सो गया। एंड यहाँ पे सब लोग अब थोड़ा सा शांत हुए थे, हालांकि मैडम यू कंफ्यूज हो जा रही थी, परेशान हो जा रही थी अपने बेटे के लिए। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, शायद उसे सदमा लगा होगा और वैसे भी उसका बॉडी बहुत वीक है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहकर वो कहते हैं अब आप लोग अभी के लिए इस रूम से चले जाइए, उसे रेस्ट करने दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। यहाँ पे जो मैडम यू और सब लोग अभी के लिए बाहर निकल गए थे। बाहर निकलने के बाद वो लोग कहते हैं क्या हुआ था इनको, क्या सब बोले जा रहा था। जहाँ पे जो चेंग था ना, चेंग कहता है मुझे नहीं पता कि ये आई को हुआ क्या, पर मुझे लगता है कि शायद उसे उस चोट की वजह से ऐसा फील हुआ होगा। यहाँ पे जो
मतलब मैडम कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है। ये कहकर वो बैठ गई, मतलब वहाँ पे जो सीट था वहाँ पे बैठ गया। और वो बैठने के बाद वो एक राहत की सांस लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया था अपने बेटे को खोने का, फाइनली उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ था। जहाँ पे ये सोचकर उन्हें एक राहत थी, एक पीस था। लेकिन वो ये भी सोचे जा रही थी कि आइंग ने क्या कहा। उनके कानों पे ना आंट यू ये नाम मतलब गूंज रही थी। आज से पहले आइंग ने कभी भी उन्हें आंट यू कहकर नहीं बुलाया। उसकी उसकी आइंग तो उसे हमेशा ही माँ कहकर बुलाता था बचपन से ही। और आइंग जब पैदा हुआ था, जब वो एकदम 3 साल का था, उसके मुँह से पहली नाम ही माँ आया था। जो सुनकर जो मतलब मैडम यूँ वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। माँ कह के बुलाना, माँ शब्द जो कितना ज़्यादा प्योर होता है, कितना ज़्यादा खुशी मिलता है जब अपने ही बेटे से, अपने ही बच्चे से माँ वर्ड सुनते हो। और वहाँ पे उनका बेटा उन्हें आंट कह के बुलाया। ये चीज़ उसे इतना अजीब लगा। और जिस तरह से वो डर रहा था मैडम यू से, ये चीज़ भी उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। डर लगा कि उनका बेटा उससे डर रहा है। आखिर उसने ऐसा कुछ क्या देखा? क्या वो सपना देखा था इसीलिए वो डर रहा था, या फिर सच में उसके दिमाग में शायद मतलब कुछ गहरा सदमा लग गया होगा इसीलिए ऐसा होगा। वो भी सोच नहीं पा रही थी। वो यही सारी चीज़ें सोच रहे थे कि तभी जो यानली था वो सामने आते हुए कहता है, माँ मुझे लगता है कि उस घटना की वजह से ही वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया होगा। ये सुनकर जो आंट यू मतलब अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो कहता है हो सकता है। ये कहकर वो घूर कर एकदम अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। उसके हस्बैंड जो अभी बैठा हुआ था, अभी राहत सांस लिया था, मैडम के घूरने से ही वो एकदम शांत हो गए थे, एकदम स्टिफ हो गए थे। और वो एकदम अपने सिर को नीचे झुका लिया था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू गुस्से में कहती हैं, तुम घर चलो एक बार, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। ये कहकर वो शांत हो गई थी, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो बस घर जाना चाहता था अपने आइंग को लेकर। जहाँ पे कुछ देर बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद जाके जो विंग था, विंग को होश आता है। विंग ये 2 घंटा बहुत ज़्यादा रेस्ट किया था। वो अपनी आंखों को ओपन करने के बाद वो देखता है कि वो वहीं पर था। वो अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोलकर एकदम बेड पर लेटा हुआ था। वो देखता है कि उसके हाथ में ड्रिप चढ़ा हुआ है और साथ ही साथ उसके हाथ की उंगली में ना एक मशीन जैसा था। वो ये देखता है और फिर कहता है ये क्या है। वो बस ये सोच रहा था कि तभी उस रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ से मैडम यू आती है। मैडम यू जो रूम में एंटर करते हुए एक प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, आइंग उठ गए। ये कहकर वो उसके सामने आ गया एंड आइंग वर्ड सुनकर और मैडम यू को देखकर वो एकदम शांत हो गया। वो थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसके लिए हिस्ट्रिकल वर्ल्ड की जो मैडम यू था वो कितना ज़्यादा डरावना था। आई मीन उसकी पीठ में जो जीडियन का एक एक लैश पड़ता था, वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। और मैडम यू को देखकर उसी वही हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाला जो मतलब मैडम यू था वो याद आ रहा था। तो इसीलिए उसे थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन वो अपने आप को शांत कर लिया था। जहाँ पे मैडम यू उसके पास आकर बैठी और वो अपने हाथ से विंग के सिर पे हाथ फेरने लगी थी। वो हाथ फेरते हुए उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, आइंग उठ गए हो, भूख लगी है ना? मुझे पता है तुम ज़्यादा देर तक अपनी भूख को काबू नहीं कर पाते हो। ये कहकर वो उसके फेस को सहलाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बना के लाया हूँ। ये कहकर वो उसे उठकर बैठने में हेल्प करती है। विंग चुपचाप एकदम उठकर बैठ गया था और वो बस मैडम यू को देखे जा रहा था। मैडम यू जो स्माइल करते हुए उसके लिए खाने को परोस रही थी, वो उसके खानों को परोस कर अपने हाथों से उसे खिलाने लग गई थी। ये देखकर तो विंग बस देखने ही लगा था मैडम यू को। ये मैडम यू बहुत ज़्यादा अलग है, हिस्टोरिकल वर्ल्ड से अलग है। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उसके लिए उसकी मतलब आंट यू कभी भी उसे खाना नहीं खिलाती, लेकिन यहाँ पे आंट यू उसे खाना खिला रही हैं। वो ये देख रहा था और ऊपर से उसने अपने मुंह को भी खोल दिया था। वो खा रहा था, उसकी आंखें नम भी हो गई थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। उसकी माँ कैसे दिखती है उसे नहीं पता, पर उसे बहुत ज़्यादा याद आता था अपनी माँ की, अपने बाबा की। बस वो नहीं जानता है उसकी माँ और बाबा कौन है। लेकिन अभी जिस तरह से मैडम यू उसे एकदम एक माँ की तरह खिला रही थी ना, बस उसे लग रहा था कि हाँ यही उसकी माँ है, यही वो माँ है जो उसे प्यार कर रही है, उसे प्यार से खाना खिला रही है। जिस चीज़ का तरफ उसे इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा, जो एक माँ का प्यार पाने का जो उम्मीद था, जो इच्छा उसके अंदर था, वो अब जैसे पूरा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। ये देखकर जो मैडम यू था उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, आइंग क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या दर्द हो रहा है कहीं पे? अगर हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं डॉक्टर को कहूँगा कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे, ताकि तुम पूरी तरीके से एकदम तंदुरुस्त बन जाओ, मेरी पहली जैसी आइंग बन जाओ। ये कहकर वो उसे खाना खिलाने लगी। वो विंग बस खा रहा था, उसने कोई शब्द नहीं कहा, वो खा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और साथ ही साथ वो एंजॉय भी कर रहा था। उसके फेस में स्माइल आ गया था। जहाँ पे मैडम उसे पूरी तरीके से खाना खिलाने के बाद, उसके पानी पिलाने के बाद देन जाके उसे मेडिसिन देता है वीकनेस का। वो उस मेडिसिन को खाने के बाद, आई मीन विंग मेडिसिन को खाने के बाद देन जाके वो दोबारा लेट गया। यहाँ पे जो मैडम यू था उसे लिटा दिया। उसके बाद वो कहता है, अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट करो और हम पूरी 1 दिन बाद जाके तुम्हें डिस्चार्ज करके लेके जा सकते हैं और हम घर पे जाएंगे, ठीक है? ये कहकर वो उसके सिर को सिलाते हुए कहते हैं, अभी सो जाओ। ये कहकर वो उसकी आंखों को बंद कर दिया। विंग ने भी एकदम बंद कर लिया था। वो बहुत देर सोया ज़रूर था, लेकिन वो अभी मैडम यू जो ट्रीट उसे कर रही थी ना, वो एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे मैडम यू जो उसके सिर पे हाथ फेर रहा था, उसके मतलब एकदम बच्चों की तरह, जैसे वो 3 साल के बच्चे को जैसे एकदम सुलाया जाता है ना, ठीक वैसे ही एकदम छोटी बच्ची की तरह उसे सुलाने लगी थी। और विंग फिर से सो गया था। सच में वो सो गया था। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक
एक दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली उसे डिस्चार्ज मिल गया था। विंग इन एक दिन में ना बस अपनी माँ का प्यार, या फिर कह लो मैडम यू जिस तरह से उसे प्यार कर रही थी एक माँ की तरह, वो सब चुपचाप चुपचाप वही प्यार एंजॉय कर रहा था। और जो जंग फंगम्यान थे, वो अंकल जंग फंगम्यान तो पूरी तरीके से एकदम जैसे थे, मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में जैसे थे ठीक वैसे ही हैं, ठीक वैसे ही आशियान को प्यार करते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन वो उसे बेटा कह के बुलाते हैं। ऑफकोर्स वो मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में भी उसे बेटा कह के बुलाते थे और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा टच उसे फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और साथ ही साथ उसका शीजे ज़िंदा है। उसे वो नाइटलेस सिटी वाला जो बात है वो याद आ गया कि किस तरह से उसकी शीजे मर गई थी उसकी वजह से, और जिनजुशन भी। ये सारी चीज़ें याद आती, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अभी उसे ये सब कुछ समझना होगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्या है, और आंट यू अंकल उसे अपना बेटा क्यों कह रहे हैं। ये सब कुछ वो बाद में समझेगा, पहले वो घर जाना चाहता है, फिर जाके वो सोचेगा। अभी के लिए उसने यही सोच लिया। जहाँ पे फाइनली आज उसे डिस्चार्ज मिल गया था। डिस्चार्ज मिलने के बाद वो कार में आके बैठ गया। ऑफकोर्स ये चीज़ उसके लिए नया था। ये चीज़ उसने जब देखा, मतलब उसे तो सपोर्ट देकर यहाँ पे जो जंग चैंग था, जंग चैंग और यानली मिलकर उसे सपोर्ट देकर लेके जा रही थी, और साथ ही साथ उसके पीछे मैडम यू भी था। एंड उसे लेकर वो हॉस्पिटल से ना मतलब बाहर निकलने के बाद मतलब विंग देखने लगा ये जगह को, ये जगह ये क्या है, मतलब ये किस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मतलब ये उसके लिए इमारत है, पहाड़ जैसे है। वो सोच रहा था अपने दिमाग में कि ये सारे पहाड़ जैसे ये क्या है, क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें वाली कोई घर है, ये इतनी बड़ी बड़ी घर कैसे हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घर नहीं होते, और ये किस तरह के मतलब डिज़ाइन से बने हुए हैं। वो सोच नहीं पा रहा था, वो बस देख रहा था, और वहाँ से बहुत सारे ना मतलब टीन के डब्बे जा रहे थे। लाइक ये वो बोल रहा था टीन के डब्बे, मतलब बेसिकली वो कार को टीन के डब्बे बोल रहा था। वेल वो कहता है ये टीन के डब्बे क्या है, और वो ना ये मुँह से कह भी देता है, क्योंकि वो भी एक टीन के डब्बे के सामने आके खड़ा हो गया था, और वो मतलब अपने सामने चिंग की तरफ देखता है, और वो कहता है हम किससे जाएंगे, क्या क्या हम इस टीन के डब्बे में करके जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम उड़ के नहीं जाएंगे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा, और ये बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, हैरान भरी और मतलब ऑकवर्डली। यहाँ पे जो जंग चैंग उसकी तरफ देखते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहता है वी विशान कि अभी भी तुम्हें मजाक सोच रहा है, क्या बोले जा रहे हो, टीन के डब्बे, हाँ इसे कार कहते हैं। क्या तुम्हारा सच में मेमोरी लॉस हो गया है, क्या सब अनाप शनाप बके जा रहे हो, तुम हमें तो पहचान पा रहे हो, सिर्फ तुमने माँ को अंकल के आई मीन आंटी कह दिया और बाबा को अंकल, और हमें तो तुम जानते हो, तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों नहीं जानते, क्या तुम ये प्रैंक कर रहे हो, पागल हो चुके हो, दिमाग खराब हो गया है। ये कहकर वो इरिटेट हो गया था, लेकिन विंग समझ नहीं पा रहा था सच में टीन का डब्बा, ये टीन का डब्बा क्यों, और वो समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे जो मतलब सब लोग थे ना अभी ना उसे इग्नोर ही करते, मतलब अभी उसके बाद को ना ज़्यादा नहीं देखते हैं, वो अभी उसे एकदम कार पे बिठाते हैं, और उसके बाद वो कार चलने लगी थी। ये देखा तो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया, ये टीन का डब्बा चल रहा है, और क्या ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी से चल रहा है। वो ना ऐसे ना बच्चों की तरह एकदम देख रहा था, जैसे कि ये सब कुछ उसके लिए नहीं है। ऑफकोर्स ये उसके लिए नहीं है, वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है इस वर्ल्ड को। वो इतना तो समझ गया था कि वो शायद किसी की बॉडी में आ गया है। वो मतलब सोच रहा था, उसने जो स्पेल तैयार किया था, मतलब वो जो बॉडी समनिंग आई मीन जो सोल समनिंग जो स्पिरिचुअल आई मीन यार क्या कहते हैं उसे, रिचुअल था, ठीक है, सोल समनिंग जो रिचुअल था, वो क्या किसी ने उसे वैसे बुलाया होगा, नहीं, पर कैसे, और ये कैसी तरह की वर्ल्ड है, ये बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बिल्डिंग्स, घर, और ये टीन का डब्बा जो चल रहा है, और लोग कैसे मॉडर्न जो लाइक ड्रेसअप पहने थे ना, वो वैसे ड्रेसअप पहने हुए थे, और इवन विंग भी खुद ऐसे मॉडर्न मतलब ड्रेसअप पहना हुआ था, जहाँ पे वो एक मतलब पैंट पहना हुआ था, एंड एक जीन्स पैंट पहना हुआ था, और साथ ही साथ उसने ना एक शर्ट पहना हुआ था, एक वाइट कलर का शर्ट, एंड वो ये सब कुछ देख रहा था कि ये किस तरह के पोशाक हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। वेल वो बस हैरान भरी बड़ी बड़ी आंखों से बस बच्चों की तरह ना ऐसे अपने दिमाग आई मीन अपने सिर को एक बार मतलब लेफ्ट एंड राइट ऐसे ही टर्न करते हुए बस देखी जा रहा था चीज़ों को, और सब लोग बस उसे घूरे जा रहे थे। क्या सच में उसका दिमाग चला गया है, आई मीन उसका सच में मेमोरी लॉस हो गया है, ये सभी सोच रहे थे। लेकिन हाँ, उनके लिए एक बड़ी खुशी थी कि हाँ आइंग ठीक है मतलब सब कुछ ठीक है। तो इसी के लिए वो अभी ये सब कुछ नहीं कहते। यहाँ पे डॉक्टर ने कह दिया था कि मतलब उसका जो ब्रेन है शायद उसमें थोड़ा मेमोरी लॉस टाइप हो गया है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो उन लोगों ने भी मान लिया था। तो यहाँ पे वो लोग सीधा मतलब कार में चलते हुए डायरेक्ट एक मैंशन के सामने आकर रुक गए थे। विंग देखने लगा था ये सब चीज़ों को, जहाँ पे जो जंग चैंग था वो बाहर निकालता है, और विंग को सपोर्ट देते हुए वहाँ से एकदम रूम की तरफ लेके जाने लगे थे, आई मीन उस मैंशन की तरफ अंदर जाने लगे थे। वो उस मैंशन को देख रहा था। ये मैंशन भी काफ़ी बड़ा था, मतलब जो लोटस पेयर था, लोटस पेयर के जो महल थे ना ठीक वैसा ही था, मतलब ये बहुत बड़ा महल था, आई मीन बहुत बड़ा मैंशन था, जहाँ पे सब लोग उस मैंशन के अंदर आते हैं। वहाँ पे कुछ गार्ड्स थे जो उनके लिए डोर ओपन करते हैं, एंड डोर ओपन करते ही विंग एंड सभी फैमिली मेंबर्स अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद अंदर का नज़ारा दिखा तो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया। ये सच में बहुत ज़्यादा आलीशान टाइप का था। असल में ये वी मैंशन था, ये वी मैंशन जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जहाँ पे विंग देख रहा था इस मैंशन को, जहाँ पे जो मैडम उसे लेकर एक सोफ़ा में आई मीन लिविंग रूम का जो सोफ़ा था वहाँ पे बिठा दिया, और बिठाने के बाद वो एक मेड को बुलाते हुए कहता है
उसके लिए मतलब जूस लाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि उसे मतलब थोड़ी देर बाद ना मतलब हेल्दी चीज़ें खिलाने के लिए, ताकि उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा वीक है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। जहाँ पे वो मेड नोट कर एक ग्लास जूस लेके आते हैं एंड मैडम यू उसे जूस पकड़ाते हुए कहते हैं, आइंग इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और आइंग ने भी बिना कोई सवाल किए तुरंत ही उसे पी लिया था। और पीने के बाद वो वहीं पे बैठा हुआ था जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू उसे लेकर मतलब रूम पे चली गई थी, उसके रूम पे, क्योंकि अभी उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। जहाँ पे उसे वहाँ पे लाते ही वो उसे एकदम बेड पर लिटाते हुए कहता है, आइंग अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है, और हाँ कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये कहकर वो स्माइल करती हैं और वो उसे लिटा दिया था। जहाँ पे विंग ने भी अपने सिर को नोट कर दिया और वो भी लेट गया। जहाँ पे वो लेटने के बाद वो सोने के बाद मैडम वहाँ से चली गई थी एंड मैडम वहाँ से जाने के बाद ही विंग ने तुरंत ही अपने आप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखा है कि उसकी माँ वहाँ से चली गई है, मैडम वहाँ से चली गई है। तो ये सोचकर वो तुरंत एकदम बेड से ना एकदम जंप कर उठ गया था। और उसके बाद वो अपने रूम को देखने लग गया था। ये रूम ना काफ़ी गर्लिश टाइप का था, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बट काफ़ी चीज़ें ना गर्लिश टाइप की थी। लाइक वहाँ पे डॉल्स थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉयज़ भी थे जो बच्चे खेलते हैं। ये सोचकर ही ना विंग को बहुत अजीब लगा, ये उसका रूम है या फिर किसी और का रूम है? क्या मैडम ने उसे किसी और के रूम में ला दिया है? पर क्यों? और ये देखते हुए वो सारी चीज़ों को देखने लगा। यहाँ पे कुछ खिलौने टाइप की चीज़ें थे, साथ ही साथ कुछ डॉल भी थे और साथ ही साथ कुछ तस्वीर भी थे। हाँ, उसकी नज़र जब तस्वीर पर गए ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो दिखता है ये तो वो खुद है, पर वो यहाँ कैसे आया? वो ये तो उसका खुद का तस्वीर है। वो ना भी अपने आप को नहीं देखा था आईने पे, तो बेसिकली वो उस तस्वीर को देखकर, उस स्केच को देखकर, हाँ ये उसके लिए स्केच लग रहा था, वो उस स्केच को देखते हुए कहता है बड़ी खूबसूरत तरीके से इस स्केच को आर्ट किया गया है, पर यहाँ पे मैं कैसे आ गया? ये तो शायद किसी और का बॉडी होगा जिसमें मैं आ गया हूँ। मुझे इतना तो समझ आ गया है, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये कहकर वो उसकी तरफ बस उस स्केच की तरफ देखने लगा जहाँ पे वो खुद का ही पिक्चर देख रहा था। वो इसे देखते हुए ना सडनली ना एकदम मतलब पीछे घूम गया और जब वो पीछे घुमा तो उसकी नज़र एक मिरर पर गई और वो मिरर पे देखने की बात तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब इतने दिनों से, मतलब जितनी देर तक वो हॉस्पिटल में था, उसने एक बार भी आईने तक को देखा भी नहीं था। वो देखने का समय ही उसे नहीं मिला क्योंकि उसे प्रोसेस करने में इतना टाइम लग गया। लेकिन अब जाके वो आईने में देखा एंड मिरर में देखने के बाद तो एकदम शॉक्ड हो गया। वो तुरंत ही उस फोटो को ना वहीं पे रख दिया और वो एकदम आईने के सामने आते हुए अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, अरे ये तो बिल्कुल मैं हूँ, ये तो पूरी तरीके से मेरी चेहरा है, पर कैसे? मुझे कोई अगर मतलब सोल समनिंग रिचुअल से बुलाएगा तो वो उसका बॉडी होगा ना, तो ये टोटली मेरी बॉडी जैसा क्यों लग रहा है? वो ये देखने लगा, उसके चेहरे को वो देखने लगा क्योंकि ये उसका ही चेहरा है। वो बस देख रहा था ऐसे ही शॉकिंगली, वो बस ऐसे देख ही रहा था और वो अपने रूप को देख रहा था और वो रूप को देखते हुए कहते हैं, ये रूप तो बहुत ज़्यादा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, दिखने में अच्छा भी लग रहा है। ये जो जगह पे मैं आया हूँ ये कुछ अलग ही जगह है, मतलब मेरी जगह से, मतलब जैसे हम लोग ड्रेसअप करते हैं, हार्मफुल्स पहनते हैं, ठीक वैसे तो नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा अलग है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये कहकर वो स्माइल करते हुए कहता है, मुझे इसे एक्सप्लोर करना होगा, मुझे जानना होगा कि आखिर ये वर्ल्ड है कैसा, मुझे देखना पड़ेगा। ये कहकर वो बस यही सारी चीज़ें सोच रहा था और वो पूरे रूम को एक्सप्लोर करता है जहाँ पे कुछ चीज़ें गर्लिश टाइप की थी। ये चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक मर्द है, वो एक मर्द होकर ये गर्ली जैसी चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाता है। वो एक ऐसा यंग ग्रोन मैन है जो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, सभी लड़कियों के साथ मतलब प्यार से बात करता है, उनसे अपनी मतलब सारी बातें मनवाता है, अपने चार्म से सबको एकदम फ्लैट कर देता है। तो बेसिकली ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली वो इसी चीज़ को सोचते हुए ना अपने आप को आईने में देख रहा था। हालांकि वो दिखने में भी थोड़ा बहुत ना मतलब मैनली टाइप का होता, बट ये ना गर्लिश टाइप का है। उसका चेहरा थोड़ा बहुत गर्लिश टाइप का है, सॉफ्ट है, स्वीट है और वो एक मैन है, तो बेसिकली उसका चेहरा भी मैनली टाइप का देखना चाहिए था। हालांकि उसका ही फेस है बट थोड़ा बहुत ना गर्ली टाइप का था, बहुत ही स्वीट सॉफ्ट एकदम जेंटल जैसा, लाइक जैसे एक लड़की होता है ना फेस जैसा लड़कियों टाइप का, ठीक वैसा ही है। तो मतलब विंग को ना अजीब लगा, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अरे ये बॉडी उसका होगा जिसने मतलब उसे बुलाया होगा, तो शायद इसीलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। अगर वो पहले जैसा बॉडी होता, वही यंग एकदम मैन की तरह, एकदम धांसू मैन जिसके 6 पैक्स ऐप होंगे, जिसकी बॉडी बिल्डिंग होगा, लाइक वैसी बॉडी वाला वो बॉडी तो कब का ख़त्म हो गया होगा। और अगर वैसा होता तो अच्छा ही होता, लेकिन हाँ ये भी चलेगा। वो मतलब कसरत करके एकदम अपने आप को वैसा फिक्स बना लेगा और अपना ये स्वीट फेस थोड़ा बहुत मैनली बना लेगा, कोई बात नहीं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ पे जंग चेंग आता है। जंग चेंग आते हुए ही कहता है, विंग कुछ खाना चाहोगे? ये कहकर वो अंदर आ गया एंड ये आवाज़ सुनकर विंग तुरंत ही एकदम चेंग की तरफ मुड़ गया, एक प्यारा सा स्माइल करते हुए, क्योंकि अपनी सामने अपने भाई को देखकर मतलब खुश तो वो होगा ही ना। बेसिकली वो ये सब कुछ अभी के लिए सोचना नहीं चाहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतना वो समझ गया है कि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली है। मैडम यू है, जियांग फैंगयान है, उसका शिजी है और उसका भाई भी है, जो पहले जैसा ही नटखट टाइप का, नटछड़ी और मतलब अपने मुँह को फुलाने वाला वैसा ही है, रूट टाइप का, बट फिर भी उसका भाई है। हालांकि उसे लगा था कि उसका भाई उसे नफरत करता है, लेकिन इस जगह पे उसका भाई उसे प्यार करता है, वही वाला प्यार जो पहले कल्टिवेशन वर्ल्ड में जंग चेंग करता था, ठीक वैसा ही। यही सोचकर वो कहता है जंग चेंग, ये कहकर वो उसके पास आ गया। ये सुनकर जंग चेंग की तरफ देखता है और वो कहता है, जंग चेंग, ये जियांग कहाँ से आ गया? जियांग नहीं, वी चेंग।
मेरा नाम वी चैंग है, क्या तुम अपने भाई का नाम भी भूल गए हो? ये सुनकर विंग एकदम शॉक्ड हो गया और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या वी चैंग? जहाँ पे जो जियांग चैंग आई मीन वी चैंग था वो कहते हैं हाँ हमारा टाइटल वी है, जियांग नहीं। और ये जियांग क्या है, ये जियांग किसका टाइटल है? ये सुनकर ना विंग एकदम शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है और वो कहते हैं वी, इसका मतलब तुम लोग मेरा नाम कैरी कर रहे हो, मेरी फैमिली का नाम कैरी कर रहे हो। ये सुनकर विंग की तरफ चैंग देखता है और वो कहता है फैमिली नाम, ये फैमिली नेम तुम्हारा अकेला का नहीं है, ये हमारा भी है। मेरा नाम वी चैंग है, तो तुम्हारा नाम वी वुशान है, तुम्हारा बर्थ नेम विंग है और मेरा बर्थ नेम चैंग है। ये क्या कर उसकी तरफ देखता है जहाँ पे जो विंग था, विंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और वो कहता है हाँ हाँ मुझे समझ आ गया। ये ना वो बहुत ही अजीब वो गरीब स्माइल करते हुए देख रहा था, मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है। मतलब वो जियांग्स का नेम कैरी कर रहा था, हालांकि वो जियांग्स नेम मतलब जियांग्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसने अपने नाम को नहीं बदला था, उसने वी ही रखा था। लेकिन यहाँ पे तो उनका टाइटल भी चेंज हो गया, मतलब वी चैंग, जियांग चैंग के बदले वी चैंग, विंग और वी यानली और वी फैंग यान और वी यू, ये सब कुछ ना उसके दिमाग में चले जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसका नाम सब कैरी कर रहे हैं। हालांकि उसे लग रहा था लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में वी फैंग यान है, मतलब यहाँ पे कोई जियांग फैंग यान नहीं, यहाँ पे वी फैंग यान है, वी यू है, वी यानली है और वी चैंग है। ओके, तो यहाँ पे विंग खुश होते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ को उठाता है एंड तब जाके वो देखता है कि वो चेंग से छोटा है हाइट में। ये देखकर तो वो एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली कहता है चेंग तुम मुझसे हाइट में तो बड़े कैसे हो गए, हम तो एकदम सेम टाइप ही थे ना। ये सुनकर ना चेंग उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे हाइट में छोटे होगे ना क्योंकि तुम ओमेगा हो और मैं अल्फा हूँ, इसीलिए मेरा हाइट तुमसे बड़ा ही होगा। और पागलों की तरफ बातें मत करो यार, तुम मेरा दिमाग कब से खा रहे हो। मैंने सोचा कि तुम ठीक हो लेकिन नहीं, तुम ठीक नहीं हो रहे और मेरा दिमाग खा रहे हो। मैं यहाँ पे आया ही क्यों हूँ, मेरा दिमाग खाने के लिए। ये कहकर वो अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है अब चलो यहाँ से, माँ ने बुलाया है तुम्हें कुछ खाने के लिए, और वैसे भी अभी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो तो पहले तुम खाना खाओगे, उसके बाद मेडिसिन लेकर देन तुम रेस्ट करोगे। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं अब चलो। ये कहकर वो उसे धीरे धीरे करके लेके जाने लगा था। ये देखकर विंग जो पहले ये ओमेगा वर्ड क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था, ये ओमेगा क्या होता है, वो उसकी तरफ देख रहा था और जिस तरह से उसे वो लेके जा रहा था विंग भी चल रहा था और वो चलते हुए कहता है ये चिंग ये ओमेगा क्या है। ये सुनकर ना चिंग थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया और वो फ्रस्ट्रेटिंग इसकी तरफ देखते हुए कहता है विंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम्हें ये क्यों नहीं पता है ओमेगा क्या है, मतलब क्या है। ये कहकर वो उसकी तरफ फ्रस्ट्रेटिंगली देखने लगा और वो फ्रस्ट्रेटिंगली ना उसकी तरफ देखते हुए कहता है सुनो तुम ना मेरा दिमाग मत खाओ, अभी चलो यहाँ से, अब बस तुम खाना खाओ और मुझे थोड़ा सा बख्श दो प्लीज़। ये कहकर वो उसे लेकर मतलब नीचे आ गया था डाइनिंग एरिया पे एंड वो वहाँ पे उसे डाइनिंग चेयर में बिठा दिया था जहाँ पे विंग बैठ भी गया और बैठने के बाद वो उसे देखने लगा। वो मतलब हाँ ये बहुत ज़्यादा लग्जीरियस टाइप का एक जगह है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। हालांकि जब वो बैठा था उनका जो कुर्सी टेबल होता था ना वो छोटा वाला होता था, लेकिन ये बहुत बड़ा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे इस जगह के बारे में पहले जानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नई जगह है, बहुत ज़्यादा नई। यहाँ की सारी चीज़ें ना इतना ज़्यादा मतलब यूनिक टाइप की है। और यहाँ पे ना वो देख रहा था लाइट्स, लाइक जैसे वहाँ पे मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में मोमबत्तियाँ होती थी, कैंडल्स होते थे, लेकिन यहाँ पे तो लाइट्स थे। तो विंग सोच रहा था कि यहाँ पे ये मतलब मोमबत्ती ऐसे कैसे हैं, मतलब इसे बुझाते कैसे होंगे। उसके दिमाग में ऐसे वर्ड्स मतलब ऐसे थिंकिंग्स आ रहे थे। तो वो बस ऐसे ही देखे जा रहा था। वेल यहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम उसके लिए खाना लाती है एंड उसके सामने परोसते हुए एकदम उसके सामने बैठ कर ही उसे खिलाने लग गई थी। यहाँ पे जो सारे मेट्स थी वहाँ पे खाना परोस रहे थे, लेकिन जो मैडम यू था, मैडम ने खुद विंग का खाना परोसा था और उसे खिलाने लग गई थी एंड विंग भी एकदम खुशी खुशी खाने लगा था। उसे ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बेसिकली उसे अभी भी ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था मैडम यू को अपनी माँ कहने में। तो मतलब वो हमेशा से ही कल्टिवेशन वर्ल्ड में मैडम यू को मैडम यू ही कहती थी, मतलब आंट यू ही कहती थी, लेकिन यहाँ पे उसे माँ कह के बुलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड उसे लग रहा था। ऑफकोर्स ये उसके लिए मतलब नॉर्मल बात नहीं है, माँ कहना और आंटी कहना बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसके बीच में। लेकिन वो खुश है क्योंकि मैडम उसे जिस तरह से प्यार दे रही है ना, ये एकदम माँ की तरह ही प्यार है। तो बेसिकली उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे इसकी जो माँ थी यानी कि मैडम उसे खिलाती है, उसके बाद वो उसे दवाई भी पिलाती है। यहाँ पे अभी ना मॉर्निंग का वक्त था, मतलब वो लोग बहुत पहले ही विंग को डिस्चार्ज करके लेके आए थे और यहाँ पे अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जो चेंग था ना, चेंग एकदम उठ गया। वो खड़ा होते हुए अपने माँ से कहता है माँ अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और वैसे भी मैंने 2 दिन ऑफ रखा था तो अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो सामने एक बैग था वो उसे अपने कंधे पर लेता है और वो वहाँ से जाने लगा कि तभी विंग उठ गया और वो उठकर ही ना एकदम मतलब चिंग की तरफ देखते हुए कहता है चिंग रुको। ये सुनकर चिंग रुक गया और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि विंग ने जोर से चिल्लाया था। विंग जो अपने गले पर कंट्रोल करता है और वो कहता है अच्छा चिंग तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे चिंग कहता है मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग अपने सिर को खुजाते हुए कहता है ये यूनिवर्सिटी क्या है। वो पूछे या ना पूछे वो पूछ ही लेता है और वो कहता है ये यूनिवर्सिटी क्या है। ये सुनकर ना चिंग ना अपना सिर कहीं पे पटकना चाहता था। ये ओमेगा का मतलब नहीं जानता, वो कार को डब्बा बोल रहा था, टीन का डब्बा। उसके बाद ये बड़ी बड़ी इमारतें वाले बात क्या सब बके जा रहा था, हेल हेवन वो सभी चीज़ ना उसके दिमाग से बाहर जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग को हुआ क्या है, क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी क्या है, उसे ये नहीं पता। वो अपने आप को शांत करता है और वो कहता है विंग क्या तुम अभी भी प्रैंक करोगे। अच्छा
अच्छा तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ। यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, पाठशाला समझते हो ना, पाठशाला, ऐसे वो कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा ना। ये सुनकर विंग कहता है ओ पाठशाला, तो वो कहो ना, ये यूनिवर्सिटी वासिटी क्या है, क्या बोले जा रहे हो, सीधी मुँह में बोल लो ना। ये सुनकर ना मतलब सभी लोग उसकी तरफ बस देखने लगे थे कि क्या हो गया, उसकी मेमोरी लॉस हुआ है, वो मानते हैं, बट ये यूनिवर्सिटी ये सब कुछ नहीं जानता है क्या वो। जहाँ पे जो विंग था विंग एक गहरी सी ब्रेक लेता है, उसे समझ आ गया था सब लोग उसके क्यों ऐसे घूरे देख रहे हैं, बट उसे भी तो इस मॉडर्न एरा का जो चीज़ें है उसे समझना होगा। और यहाँ पे जो विंग था, विंग यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, मतलब इस मेंशन से बाहर निकलना चाहता था। उसने इस मेंशन को देखा है, अब वो बस मतलब बाहर का एक जगह देखना चाहता था, तो इसीलिए वो मतलब चेंग को वहाँ पे रुक लिया था। जहाँ पे वो चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, चेंग तुम जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, मैं भी पाठशाला में जाऊँगा। ये सुनकर ना जो चेंग था, चेंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम अभी कैसे जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है नहीं मुझे जाना है। ये कहकर वो मतलब जिद करने लगा था, उसे जाना है, किसी भी तरह जाना है, बस बाहर का नज़ारा देखना है, बाहर की जो हालत है वो देखना चाहता था, वो एक्सप्लोर करना चाहता था। तो ये सुनकर जो चेंग था, चेंग अपनी माँ की तरफ देखता है, जहाँ पे जो उसकी माँ था वो मतलब मैडम यू विंग के पास आते हुए कहते हैं विंग आई तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, और वैसे भी तुम अभी जाके क्या करोगे, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो विंग। ये कहकर उसे मनवाने की कोशिश करते, जहाँ पे विंग कहता नहीं आंट मतलब माँ वो मुझे जाना है, प्लीज़ प्लीज़। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ लिया था और वो कहता है माँ प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे बंदी बन के नहीं रहना, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ। देखिए ये कहकर वो अपने हाथ को हिलाते हुए दिखा रहा था, लेकिन उसके हाथ में दर्द फील होता है, वो अपने हाथ को तुरंत ही पकड़ लिया। ये देखकर विंग की तरफ देखकर यूँ कहता है देखा तुम्हें चोट है अभी भी। ये सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं माँ प्लीज़ 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 मुझे जाना है उसके साथ प्लीज़। ये कहकर वो अपनी माँ की तरफ देखता है, जहाँ पे उसकी माँ फाइनली आगे बढ़ते हुए वो चेंग की तरफ देखता है, और चेंग समझ गया था। चेंग जो विंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है वैसे तुम्हारा अभी भी क्लासेस है, बट 2 क्लासेस तुम लोगे, उसके बाद तुम सीधा यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सच में मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो सिर्फ तुम 2 ही क्लास ज्वाइन करोगे, मैं टीचर से बात कर लूँगा। ये कहकर उसकी तरफ देखा और वो कहता है अपना बैग पैक करो और जाके अपना ड्रेस भी चेंज करके आओ। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है। ये कहकर वो तुरंत एकदम रूम के पास चला गया था दौड़ के, और रूम में जाने के बाद वो मतलब पहले वो कवर्ड ओपन करता है जहाँ पे कपड़े रहते, और वो ना कपड़े देखता है, ये सारी चीज़ें ही उसके ही कपड़े थे, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन से कपड़े पड़े, बट वो कोई एक पकड़ के ना बस पहन लेता है जैसे तैसे करके। उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बट वो पहन लिया। पहनने के बाद उसने सोचा कि ये चेंग ने कहा था बैग लेने के लिए, ये बैग क्या थैली को बोलते हैं, हाँ यही होगा। ये कहकर ना वो बैग ढूंढने लगता है, वो ढूंढते हुए उसे मिल गया था, और वो उस बैग को देखता है, ये थोड़ा गर्लिश टाइप का है, लाइक थोड़ा पिंक और वाइट मिलाकर एक मतलब कलर था। वेल विंग कुछ नहीं करता, वो जैसे तैसे कैसे ना बस उसे लेता है और बस वहाँ से निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि चेंग अभी भी खड़ा हुआ था, वो चेंग के पास दौड़ के जाता है और वो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो मतलब जाने लगा आगे, और चेंग उसकी तरफ देखने लगा, और वो चेंग को कहता आई मीन जो विंग था विंग को रोकते हुए कहता है विंग। ये सुनकर विंग रुक गया और वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा, जहाँ पे जो चेंग था, चेंग कहता है तुमने आज यही ड्रेस क्यों पहना। ये सुनकर विंग कहता है क्यों क्या हुआ। ये कहकर वो अपने ड्रेस को देखने लगा, वो उसने एक शर्ट पहना था ब्लू कलर का, और साथ ही एक पैंट पहना हुआ था जो मतलब ब्लैक कलर का था, और वो देखने में एकदम ठीक ही लग रहा था जैसे वो पहनता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब चेंग था, चेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम कब से इतनी मैनली वाली ड्रेसेस पहनने लगे। हाँ वैसे तो पढ़ते तो ओमेगा जैसे ड्रेसेस मतलब पहनते थे, लेकिन आज तुम एकदम मैनली वाले एक अल्फाज वाले मतलब रूप धारण करके जा रहे हो यहाँ पे। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है अच्छा तो मुझे पहले बताओगे ये अल्फा ओमेगा है क्या, और मैनली ऑफकोर्स मैं मैन हूँ यार, मैं लड़का हूँ तो लड़कों जैसे ये ड्रेसअप होंगे ना। और रही बात ये बहुत ज़्यादा अजीब तो है, बट फिर भी मुझे इसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, और वैसे भी मेरे रूम में ये इतने गर्लिश टाइप के ड्रेसेस क्यों है। हाँ मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये जो मिला मैंने यही पहन लिया, और ये मुझे ठीक ठाक लग रहे थे इसलिए मैंने पहना। ये सुनकर ना चेंग उसकी तरफ देखने लगा, वो कुछ देर तक ना उसे घूरता है, उसके बाद अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कुछ नहीं चलो। ये कहकर वो उसे लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वहाँ पे कार खड़ा था, वो और चेंग दोनों ही उस टीन के डब्बे में बैठ गए थे। हालांकि विंग के लिए टीन का डब्बा था और चेंग के लिए ये कार था। वेल वो लोग बैठ गए एंड बैठकर वहाँ से जाने लगे। विंग बस बाहर से ना देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे कि जिंदगी में वो पहली बार ये सब कुछ देख रहा था, बच्चों की तरह ऐसे देख रहा था, और चेंग बस उसे देखे जा रहा था। आखिर हुआ क्या है इस लड़के को, ये लड़का ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है कि जिंदगी में उसने कभी भी ऐसे जो मतलब जो बिल्डिंग्स है और रास्ते हैं ये सभी कुछ नहीं देखा उसने, लाइक वो ऐसे ही बर्ताव कर रहा था। वेल विंग आई मीन चेंग ने ना कुछ कहा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है। वैसे भी जैसी हालत विंग का हो गया था और जैसा एक्सपीरियंस उसने किया था उससे तो ये बेहतर है कि वो जिंदा है, ठीक है, उसका भाई ठीक है, यही सोचकर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस वो शांत रहा। कुछ देर में ही यूनिवर्सिटी में कार आके रुक गया था, एंड रुकने के बाद ही जो चेंग था, चेंग बाहर निकल गया, और साथ ही साथ जो विंग था, विंग भी वहां से बाहर निकल गया एक्साइटेड में, और उसने बैग नहीं लिया था। ये देखकर चेंग कहता है अपना बैग तो लो। ये सुनकर विंग कहता है ओ हाँ। ये कहकर वो बैग लेता है, लेने के बाद वो तुरंत ही ना उस मतलब जो यूनिवर्सिटी था ना वहाँ पे एकदम घुस गया, और चेंग उसकी तरफ मतलब चिल्लाते हुए कहता है रुको कहाँ जा रहे हो यू इडियट। ये कहकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। जहाँ पे विंग जाते ही ना देखा सभी जगह पे ना लड़कियाँ थे, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ थे और लड़कियाँ ड्रेसेस पहने थे, मतलब बहुत ही शॉर्ट्स, और ये सब कुछ देखा ना उसका कान एकदम लाल पड़ रहा था, और वो ना बस देखे जा रहा था यहाँ पे कितने सारे लड़कियाँ हैं यहाँ पे। वो लड़कियों की तरफ देख रहा था, स्माइल कर रहा था बनी वाला। सब लोग उसको देख तो रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसे हाय बोल रहे थे, कुछ उसे अजीब नजर से देख रहे थे, क्योंकि विंग घूर घूर के ही देखे जा रहा था। और थोड़ी देरी बाद
अपने हाथों से ना अपने मुंह को छुपाए जा रहा था, क्योंकि उसे शर्म भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ना ऐसे ड्रेसेस पहने थे ना जहाँ से बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं, मतलब लड़कियाँ ऐसे ड्रेसेस कैसे पहन सकते हैं। वो शर्मा भी रहा था और वो देखी भी जा रहा था, लाइक वो शिमले स्टाइल मतलब है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वो ऐसे घूर घूर के देख रहा था, बट हाँ थोड़ा बहुत वो फ्लर्टिंग भी करने की कोशिश कर रहा था, वो बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ना मतलब जहाँ पे भी जाता है सबके साथ ही फ्लर्ट करता है। ये उसका मतलब हिस्टोरिकल वर्ड से ही, मतलब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे ऐसे लोगों के साथ फ्लर्ट करना, ये सब कुछ उसके लिए एकदम नॉर्मल था। तो यहाँ पे आकर भी ना वो कुछ कुछ लोगों के साथ बात करने लगा था और चेंग उसके पीछे पीछे जाने लगा था। जहाँ पे जो क्लासेस थी वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, क्लासेस यहाँ पे मतलब 12 बजे स्टार्ट होगा, तो अभी 12 नहीं बजे थे। तो यहाँ पे ना सब लोगों के साथ ना विंग बात करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो एक लड़की के साथ बात कर रहा था जिसका नाम उसे पता चला म्यान मिया, और उसे याद आता है कि हाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड मतलब वो जहाँ से आया है वहाँ पे भी तो एक म्यान मिया है, और कहीं हद तक उसी की तरह ही वो लग रही है, लेकिन हाँ वो मॉडर्न ड्रेस में थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिवीलिंग टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी। हालांकि वो विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उसने शो नहीं करवाया क्योंकि उसे पहले इस बारे में जानना होगा। तो वो ना बस उन सबसे बात करने लगा, जहाँ पे वो म्यान मिया से बात करता है बहुत ही फ्लर्टी नज़र से, और म्यान मिया भी उससे बात कर रही थी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, लेकिन विंग फ्लर्ट कर रहा था और म्यान मिया हंस रही थी। और वो हंसते हुए कहता है, विंग क्या हो गया है, तुम आज इतना एनर्जेटिक और नए अवतार में क्यों लग रहे हो? हमेशा तो इतना चुपचाप रहते हो, डरा समय रहते हो, लेकिन आज तुम इतना ज़्यादा हैप्पी और इतना ज़्यादा लाइक तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो विंग। ये कहता है वो उसकी तरफ देखने लगा। विंग उसकी बात सुनकर ना कंफ्यूज हो गया और वो कहता है, मैं डरा सहमा रहता था मतलब? जहाँ पे जो म्यान मिया था वो कहता है, हाँ तुम रहते थे, इनफैक्ट तुम मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आज तुम खुद आए हो मुझसे बात करने के लिए, बहुत स्ट्रेंज बात है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा और ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं डरा सहमा रहता था। ये पता नहीं क्यों विंग को अजीब लगा, डरा सहमा और वो बिल्कुल नहीं। वो जिस तरह का स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसे उल्टा उससे लोग डरते थे, और वो किसी से डरा सहमा रहेगा, इसका मतलब ये बॉडी जिसका था, यानी कि हाँ उसी की तरह दिखता हुआ एक और पर्सन जिसका ये बॉडी था उसी का ही होगा शायद, हाँ ये उसी का ही होगा उसे लग रहा था, और वो ही शायद डरा समय रहता था। लेकिन विंग ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं रहता। वो तो उल्टा सामने अगर कोई आए उसके मुंह पे तो ऐसे जड़ कर दी, मतलब कोई उसे पंगा लेने आए तो उसके मुंह पे ऐसे जड़ कर मारेगा, वो ऐसा वाला पर्सन है। मतलब एक तरफ से कह सकते हो मैनली, तो बेसिकली वो मैनली सबसे मतलब बातें कर रहा था। वो मैन में की बातों को ना उसने ज़्यादा अभी तक के लिए नोटिस नहीं किया, क्योंकि अभी भी उसके पास सामने बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रहते, वो उन सारी चीज़ों को क्या ध्यान देगा। वो सभी लोगों से बात करने लगा था। यहाँ पे कुछ देर बाद ही ना क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे जो चेंग आ गया। चेंग उसे ढूंढ ही रहा था, क्योंकि विंग तो इधर उधर घूमते सबसे साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, और चेंग उसे ढूंढता ही रह गया था। फाइनली वो मिल जाता है तो उसे खींच कर वहाँ से ना एकदम क्लासेस के अंदर लेके आ गया था। यहाँ पे चेंग और विंग सेम क्लासेस में है, हालांकि विंग और जो चेंग था उसमें एज डिफरेंस थे, मतलब उतना एज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे चेंग उससे सिर्फ 1 साल बड़ा था, और जो विंग था 20 साल का था, और जो चेंग था वो 21 साल का था। सिर्फ 1 साल का डिफरेंस था उन दोनों में। तो यहाँ पे वो दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ वो लोग सेम सब्जेक्ट को चूज़ किया था, तो दोनों ही सेम क्लास में रहते हैं। यहाँ पे जो विंग और चेंग दोनों ही क्लास के अंदर आ गए थे। विंग तो क्लास को देखकर तो हैरान हो गया था। उसका मतलब उसने जहाँ पे पाठशाला में पढ़ा था, मतलब टेलीविजन वर्ल्ड में, वहाँ का और यहाँ में ना बहुत ज़्यादा मतलब आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे ना वो सबकी तरफ देखकर ना हाई कर रहा था, मतलब वो सबसे ना ऐसे मतलब स्माइल करते हुए देख रहा था। हालांकि उसे मॉडर्न तरीके से हाई करना मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन जिन जिन लोगों ने मतलब हाई करना मतलब देखा था उसने कि कुछ लोग ऐसे हाई कर रहे थे, तो विंग ने भी सीख लिया। विंग ना क्विक लर्नर था, तो बाकी सारी चीज़ों से वो ना समझ गया था कि यहाँ पे हाई कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं। वो जितने लोगों से बात कर पाया है, यही तो उसका खासियत है कि वो लोगों से बात अच्छे तरीके से निकाल लेता है। तो बेसिकली वो सभी से ना बात करके यही निकाल लिया था कि यहाँ पे चलते कैसे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो सीख गया था, क्विक लर्नर था ऑफ कोर्स। तो बेसिकली वो सबसे हाई करता है। उसके बाद यहाँ पे चेंग उसे खींच कर ना एक टेबल पर आकर बैठ गया था, और वो भी मतलब विंग भी बैठ गया था। वो यहाँ पे ना मतलब क्लासेस करा रहा था, तो यहाँ पे मतलब चेंग तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ क्लास अटेंड किया होता, लेकिन विंग नहीं कर रहा था। विंग ऑफ कोर्स यार पढ़ाई में वो ऐसे एक ही जगह पे बैठ कर रहना उसका ये नेचर नहीं था, वो ऐसे नहीं रह सकता है। वो बस मतलब कैसे तैसे ना अपने आप को संभाल रहा था, वो सबकी तरफ देखता है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे, एक साइड पे ना मतलब ऐसे लोग थे जो विंग से थोड़ा बहुत हाइट में ना बड़े होंगे। विंग ना हैरान था, क्योंकि विंग हाइट में इतना ज़्यादा बड़ा था, उससे लंबा शायद कोई था ही नहीं। मतलब वो और चिंग का हाइट एकदम सेम हुआ करता था। तो यहाँ पे ना विंग चिंग से इतना हाइट में छोटा दिख कर ना विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि आखिर उसका बॉडी इतना छोटा कैसे है, मतलब ये वाला बॉडी इतना छोटा कैसे है। हालांकि ये उसी का ही चेहरा है। ये लड़का मतलब जो लड़का अभी शायद मर चुका होगा, हाँ उसे लग रहा था कि मर चुका होगा, वो लड़का इतना छोटा क्यों है। और उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि अल्फा बीटा ओमेगा ये क्या है। उसे ना अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके जानना पड़ेगा ये अल्फा ओमेगा बीटा है क्या, क्योंकि उसके वर्ल्ड में तो ये अल्फा ओमेगा बीटा तो था ही नहीं, तो वो समझेगा कैसे। तो वो सोच रहा था कि वो कैसे ये पता करेगा, क्योंकि उसने चेंग को पूछ कर देखा था, उसका रिएक्शन कुछ अजीब ही था, तो वो नहीं चाहता था कि वो खुद को और भी ज़्यादा एम्बेरस किसी के सामने करे। यार वो विवुशान है, चार्मिंग बॉय एम्बेरस दिखने में कितना मतलब वियर्ड लगेगा उसके लिए, तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी को वो
पूछे, लेकिन उसे जानना तो पड़ेगा कैसे भी करके अल्फा ओमेगा बीटा के बारे में। और वैसे भी इतने सुंदर सुंदर लड़कियां जो है सबके साथ फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे। वेल यही सोचकर वो वहीं पे बैठा हुआ था और फाइनली मतलब शायद लग रहा था कि क्लास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना विंग बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, इसीलिए वो अपने हेड को एकदम डाउन करके रखा था और चेंग ने भी कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसे पता है कि विंग का हालत क्या है, उसकी तबीयत खराब है। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं कहा था, उसने सब विंग का नोट भी वो खुद ही लिख रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद ना उस क्लास में ना एक पर्सन एंटर करता है और वो पर्सन एंटर करते ही ना तुरंत ही ना सब लोग ना एकदम मतलब चिल्लाने लगे। एंड ये सुनकर ना विंग भी अपने हेड को ना ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद वो कंफ्यूज होकर ना सबकी तरफ देखने लगा। यहाँ पे वो लोग चिल्लाने क्यों लगे थे? यहाँ पे जो चेंग था, चेंग मुंह बनाकर बैठा हुआ था और वो चेंग की तरफ देखता है, आई मीन विंग चेंग की तरफ देखता है और कहता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर चेंग उसकी तरफ देखता है और फिर वो मुंह बनाते हुए कहता है यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम यानी कि मोस्ट हैंडसम चार्मिंग एंड एलिगेंट अल्फा लान वांगजी को देखकर ये लोग इतना ज़्यादा पागल हो जा रहे हैं। ये सुनकर ना विंग कहता है लान वांगजी चार्मिंग बॉय, कौन है ये लान वांगजी? ये सुनकर ना चेंग उसकी तरफ देखकर वो कहते हैं क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? तुमने लान वांगजी को भी भूल गए, अपने क्रश को? ये सुनकर चेंग की तरफ विंग कंफ्यूजिंगली देखने लगा और वो कहता है क्या क्रश? जहाँ पे चेंग कहता है हाँ क्रश, तुम तो इस लान वांगजी के ऊपर इतना ज़्यादा लट्टू थे कि हर वक्त तुम उसी के बारे में ही सोचा करते थे, क्या तुम भूल गए हो? लान वांगजी जो यूनिवर्सिटी का मोस्ट हैंडसम बंदा है, एक अल्फा है, डोमिनेटेड और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है, मतलब एरोगेंट टाइप का, सबसे बात तो नहीं करता है एंड बहुत ज़्यादा रूड टाइप का है, बट वो मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग टाइप का है। इसीलिए सारे ओमेगास बीटास इवन के अल्फास तक भी इसके पीछे भरा रहता है। हाँ पता नहीं ये लोगों को क्या मिलता है इस लड़के के पीछे, ये लोग सभी एकदम इस एक लड़के के पीछे लट्टू पड़े रहे हैं। देखो ना अभी वो क्लास में लेट आया है, ऑलमोस्ट क्लास एक खत्म हो गया है, वो उसी के बीच में ही एंटर कर गया, कितना ज़्यादा रूड टाइप का है। ये क्या कर वो मतलब उस पर्सन की तरफ एंटर मतलब उस पर्सन की तरफ देख रहा था, मतलब वो लान वांगजी की तरफ देख रहा था एंड विंग चेंग की नज़रों को फॉलो करते हुए उसकी नज़र भी उस लड़के की तरफ चला गया था जिसे चेंग बोल रहा था चार्मिंग हैंडसम अल्फा। जहाँ पे उसकी नज़र भी ना उस लान वांगजी के ऊपर पड़ गया एंड वो उस लान वांगजी को देखने लगा। उसकी नज़र लान वांगजी के ऊपर पड़ते ही ना उसकी मतलब आंखें थी ना बस उसी पर ही ना टिक गया था। वो एकदम हैरान हो गया था, सच में ये तो ब्यूटी है, एक ब्यूटी, इतना ज़्यादा खूबसूरत, आई मीन हैंडसम, आई मीन चार्मिंग, आई मीन क्या, वो तो बस सोच रहा था, उसके दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ आ रहे थे और वो सोच नहीं पा रहा था कि एक पर्सन इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी जो चेंग था, चेंग कहता है हाँ इसकी इतनी हैंडसमनेस की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी इतना ज़्यादा है और साथ ही साथ वो इस यूनिवर्सिटी का ओनर भी है। हाँ ये पूरा यूनिवर्सिटी इसके खुद का बाप का है, इसीलिए वो जब भी आ सकता है, आई मीन जब चाहे तब आ सकता है यहाँ पे। ये कहकर वो कहने लगा एक लौते बाप का बेटा जो है, इसीलिए अय्याशी तो वो करेगा ही। देखो तो बस क्लास में एंटर किया, सभी लड़कियाँ उसी की तरफ ही घूरने लगा है। देखो देखो ये सुनकर ना जो विंग था, विंग भी देखता है, सारे लड़कियाँ और सारे लड़के पूरे सभी ना बस लान वांगजी को ही देखे जा रहा था। लान वांगजी जो सीधा अपने चेयर पे आके बैठ गया, आई मीन अपने टेबल पे आके बैठ गया था और अपने बुक्स को भी उसने बाहर निकाल लिया था और वो बस एकदम अपने बुक्स को देखने लगा था, बिल्कुल रूडली, मतलब वो सबकी तरफ देख भी नहीं रहा था, एक इंच तक एक पर्सन को भी मतलब भाव भी नहीं दिया था। वो चुपचाप आके अपने बुक को मतलब खोलकर बस बैठ गया वहाँ पे। जहाँ पे जो विंग था, विंग सबकी तरफ देखते कि सब इसी को ही देखे जा रहे हैं। क्यों? विंग जो अटेंशन वाला पर्सन था, मतलब वो चाहता है कि सभी उससे अटेंशन दे, मतलब यहाँ पे सभी लोग उसे देख रहा है। हाँ हाँ वैसे वो हैंडसम तो है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, वो खुद भी मैन है। हाँ वो भी हैंडसम है, वो भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और वो उस लड़की की तरफ घूरने लगा और वो घूरते हुए कहता मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। ये सुनकर ना विंग की तरफ चेंग देखने लगा, क्योंकि विंग ने ये मुँह से कहा था तो चेंग ने भी सुना और चेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम हैंडसम, तुम खूबसूरत हो, ये कह सकते हो। ये सुनकर ना चेंग की तरफ उसने देखा और वो कहता है मैं खूबसूरत नहीं, मैं हैंडसम हूँ, मैं लड़का हूँ, तुम मुझे खूबसूरत क्यों बोल रहे हो? ये लड़कियों को कहा जाता है लेकिन मैं लड़का हूँ, ओके सो तुम मुझे हैंडसम बोलो, हैंडसम। ये कहकर वो उसकी तरफ घूरने लगा और चेंग ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो क्या कहे, इस लड़के को वो समझा कर पागल हो जाएगा और वैसे भी उसके दिमाग अभी सही जगह पे नहीं है, ये चेंग को भी पता है, इसलिए वो अब अभी कुछ नहीं कहा। और विंग भी उस लड़के की तरफ घूर के देखने लगा, वो उसके दिमाग में चल रहा था नहीं वो हैंडसम है, सबकी नज़र उसके ऊपर होना चाहिए ना कि उस लड़के के ऊपर। और वो लड़का कितना ज़्यादा एरोगेंट है, वो किसी के ऊपर नज़र भी नहीं दे रहा था और सभी तो उसे ही अटेंशन दे रहे, उसे कोई अटेंशन दो, कितना ज़्यादा हैंडसम पर्सन बैठा हुआ है, कोई इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं दे रहा था। जहाँ पे जो चेंग था, चेंग ने कुछ नहीं कहा, जहाँ पे विंग बार बस घूरते हुए उसे ही दिखे जा रहा था, कभी कभी वो अपने बुक्स को भी देखे जा रहा था, क्योंकि उसे नॉलेज भी तो लेना है, उसे जानना है इस वर्ल्ड के बारे में कि ये वर्ल्ड है क्या, किस तरह का है, किस टाइप का है। वो बस देखने लगा पूरी बुक को पढ़ते हुए, हालांकि उसकी लैंग्वेजेस उसे समझने में टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ था, ठीक है, वो चाइनीज ट्रेडिशनल वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ था, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी इस वर्ड को सीखने में। बट वो क्विक लर्नर था, वो देखता है कि चेंग कैसे पढ़ रहा है और उसकी चीज़ों को मेमोराइज करते करते ना वो भी इसे धीरे धीरे समझने लगा और उसे वर्ड को भी समझने लगा। वो देखता है कि चेंग अपने फ़ोन को निकाल रहा था और फ़ोन से वो टाइम देख रहा था। ये देखकर ना जो विंग था, विंग उस फ़ोन की तरफ देखता है और वो कहता है ये डब्बे जैसा क्या है, ये तो चल भी रहा है, क्या है? ये सुनकर ना चेंग उसकी तरफ घूर के देखा और वो कहता है विंग ये डब्बा नहीं है, ये फ़ोन है, फ़ोन जो तुम्हारे पास भी है, देखो तुम। ये सुनकर विंग कहता है कहाँ? मेरे पास। जहाँ पे जो चेंग था ना, चेंग उसके बैग को उससे छीनता है, उसके बाद उसके बैग के चेन से उसे निकालते हुए कहता है तुम उस दिन तो अपने बैग से फ़ोन निकालना ही भूल चुके हो, देखो ये है तुम्हारा फ़ोन। ये कहकर उसकी तरफ देखा। ये सुनकर विंग अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है, बट इसे चलाना नहीं आता है कि इसे चलाते कैसे हैं। वो चेंग की तरफ देखने लगा और वो कहता है इसे चलाते कैसे है चेंग? ये सुनकर चेंग कहता है
कंट्रोल चेंग कंट्रोल। ये क्या कर वो अपने मतलब हाथ में विंग का फ़ोन लेता है, उसे अनलॉक करता है। ये विंग का फेस लॉक लगा हुआ था तो वो उसे खुल गया था। विंग ये देखकर एकदम चौंक गया। विंग जो देखने लगा कि मतलब चेंग उसे चलाना सिखा रहा था कि कैसे चलाते हैं, वो उसे चलाना सीख रहा था और विंग सीख भी रहा था, बहुत आसानी से सीख भी रहा था। ये उसका मेमोराइज़ कर रहा था, जहाँ पे चेंग उसे ऐसे समझाता है कि ये कैसे कैसे करते हैं और सर्च कैसे करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। वो सारी चीज़ें सीखने के बाद अब विंग फ़ोन को चला पा रहा था। ये करते करते ना ऑलमोस्ट जो क्लासेस थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे विंग अपने फ़ोन को लिया और वो चेंग की तरफ देखा। चेंग जो अभी अपने बैग को पैक कर रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, उसके बाद उसका क्लास है। यहाँ पे जो विंग का मतलब एक क्लास खत्म हो गया, तो अभी एक और क्लास है जो कुछ देर बाद होने वाला है। एंड अभी थोड़ा मतलब वक्त था जहाँ पे वो लोग कैंटीन में जाके खाना खा सकते। तो यहाँ पे चेंग कहता है तो चलो हम लोग कैंटीन में जाके कुछ खा। ये कहकर वो वहाँ पे मुड़ा जहाँ पे विंग खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे विंग था ही नहीं। विंग वहाँ से चला गया। ये देखकर चेंग चीख कर कहता है विंग कहाँ चले गए तुम? ये वो क्लासरूम में कहा था, लेकिन क्लासरूम में कोई था ही नहीं, सब लोग ही चले गए थे अपने काम करने के लिए। मतलब कोई चला गया था मतलब कैंपस में और कोई शायद लाइब्रेरी पे चला गया था। यहाँ पे जो चेंग था, चेंग आगे बढ़ता है और वो कहता है खैर छोड़ो इसे, वो घूमना चाहता है घूमने दो, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मुझे कुछ स्टडी करना है। ये कहकर वो वहाँ से एकदम स्टडी करने के लिए चला गया। और यहाँ पे हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो बाहर निकल गया था, वो अपने बैग को कंधे पर रखते हुए ना अपने फ़ोन को चला रहा था। यहाँ पे नेटवर्क के बारे में भी से पता चला। वो नेटवर्क ऑन कर ना सर्च करने लगा था इन वर्ल्ड के बारे में, और वो इन वर्ल्ड के बारे में मतलब सुनने लगा। यहाँ पे वो वीडियो ऑन करता है, वो वीडियो को सुनता है, वो समझता है इस वर्ल्ड के बारे में कि ये वर्ल्ड कैसा है। वो सारी चीज़ें ना नॉलेज ले रहा था और कुछ देर बाद ही ना उसे सभी नॉलेज समझ में आ गया कि आखिर यहाँ पे क्या है और वो किस वर्ल्ड में है। इसे मॉडर्न वर्ल्ड कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मॉडर्न थी, जैसे कि वो जिसे टीन का डब्बा बोल रहा था उसे कार कहते हैं। देन यहाँ पे जो लेडीज़ मतलब ड्रेसेस पहनती है मतलब रिवीलिंग वाली, इसे फैशन कहते हैं। और वो जो पहना हुआ था मतलब जो कपड़े पहना था, एक को पैंट कहते हैं, एक को शर्ट कहते हैं। मतलब सारी चीज़ों का कोई ना कोई नाम था। तो विंग ये सारी चीज़ें देखकर शौक भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे मतलब नई चीज़ एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अभी ना कैंपस के बाहर था, ठीक है, एक जगह पे बैठ कर बस फ़ोन में घूरे जा रहा था, फ़ोन में सर्च किया जा रहा था, सब कुछ के बारे में जान रहा था और उसका काफ़ी चीज़ें ना नॉलेज ले गया था कि आखिर है क्या क्या है। वो सारी चीज़ें नॉलेज लेने के बाद उसके दिमाग में अचानक आया अल्फा बीटा और ओमेगा। मतलब उसने ना इस धरती के बारे में मतलब यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की जो सारी चीज़ें हैं ना उसके बारे में जाना था, लेकिन हाँ उसने अभी तक ना अल्फा बीटा और ओमेगा के बारे में नहीं जाना। तो ये ना दिमाग में आते ही ना वो तुरंत ही ना मतलब सर्च करने लगा। वो सर्च कर रहा था कि ये अल्फा बीटा और ओमेगा क्या होता है। तो वहाँ पे ना एक वीडियो शो किया और वो उस वीडियो को सुनने लगा। यहाँ पे ना उसे ईयरबड्स भी दिए गए थे। मतलब यहाँ पे चेंग ने उसे ईयरबड्स कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी सिखा दिया था और विंग ने सीख भी लिया। वो उसे ना एकदम अपने कान पे लगाता है और लगाने के बाद वो सुनने लगा था कि यहाँ पे जो अल्फाज बीटास और ओमेगास क्या होता है वो सुनने लगा था। यहाँ पे वो सुनते हुए ना बस वहाँ पे जो एक बेंच था वहाँ पे बैठ कर ना वो देख रहा था, सीनरी को देख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे तो वो उसे एंजॉय करने लगा था। वो अभी सुन रहा था। यहाँ पे ना पहले अल्फाज के बारे में बोल रहा था, मतलब वीडियो में अल्फाज के बारे में बोल रहा था और विंग अल्फाज के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि वो अल्फा है। तो यहाँ पे जो अल्फाज कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन होते हैं, विंग तो वैसा है मतलब मस्कुलाइन टाइप का। हालांकि ये बॉडी बहुत ज़्यादा वीक टाइप का है, वो कर लेगा, वो बॉडी शॉडी सब कुछ कर लेगा। और वैसे यहाँ पे मतलब अल्फाज कैसे मतलब चलते हैं और फिर मतलब उनका डोमिनेशन कैसा होता है, उनका फेरोमोन्स कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वो जान रहा था और उतना ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहा था। और यहाँ पे वो लोग क्या क्या कर पाते हैं और अल्फाज की जो मतलब रट होता है वो इन सारे चीज़ों के बारे में वो जान रहा था। और ये जानने के बाद ही ना वो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अल्फा है क्योंकि ये सारी पर्सनालिटी तो उसका है। वो एक अल्फा वाला मतलब लुक रख सकता है। वो एक डोमिनेट है, मतलब डोमिनेशन के अंदर है, वो पावरफुल भी है। अरे हीलिंग पैट्रैक वो पावरफुल कैसे नहीं होगा, उसके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन वो मॉडर्न एरा में है ये वो भूल गया है। वेल यहाँ पे वो मतलब डोमिनेट कर सकता है, उसके फेरोमोन्स वो सोच रहा था शायद उसका फेरोमोन्स भी अल्फाज वाली होगी। वो ना ये अल्फा वाली ना सुनी, ठीक है, और ओमेगास और बीटास के बारे में जो भी था ना वो ऐसे ऐसे सुन लिया, मतलब बस ऐसे ही सुन लिया था। उसके दिमाग से ना ये भी हट गया कि यहाँ पे चेंग ने उसे कहा था कि वो एक ओमेगा है, ये वो भूल ही गया, ठीक है। मतलब उसके दिमाग से चला गया क्योंकि उसे अल्फा वाली ये दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ वो अल्फा है। मतलब इसने इतना ज़्यादा ज्ञान लिया कि यहाँ पे जो अल्फाज होते हैं वो टॉप होते हैं और ओमेगास बॉटम होते हैं और बीटा टॉप भी हो सकते हैं बॉटम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ उसके दिमाग में आया। ऑफ कोर्स वो टॉप है, वो मैन है तो वो टॉप होगा ना, ऑफ कोर्स। हाँ यही सारी चीज़ें सोचकर वो हंस रहा था, वो स्माइल कर रहा था। वो स्माइल करते हुए ना बस वो सुन रहा था। उसके कंप्लीट होने के बाद वो उसे एकदम ऑफ करता है। उसके बाद वो फ़ोन को अपने पॉकेट में रख रहा था। पॉकेट में रखते हुए वो उठकर बस जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, विंग। ये सुनकर मतलब विंग ना खड़ा हो गया क्योंकि डीप वॉइस था तो वो एकदम खड़ा हो गया। उसे पता नहीं कि वो क्यों रुका। वो पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ने के बाद ना वो एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली उसे देखने लगा। वो पर्सन उसके सामने एकदम आके खड़ा होते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग कंफ्यूजिंगली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्योंकि क्या हुआ? जहाँ पे वो पर्सन कहता है मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज थे, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपने सिर को खुजाते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ? जहाँ पे ये सुनकर वो पर्सन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और ये कहकर ना वो उसे देखने लगा। वो उसकी
जो मतलब फॉरहेड था ना उसमें ना शिकन्स आ गए थे और वो ना देख रहा था उसे एंड विंग भी से घूर रहा था। ये सामने जो पर्सन था वो और कोई नहीं लान वांगची था। हाँ, लान वांगची जो अभी उसी के सामने खड़ा हुआ था अपने वो गोल्डन आई से ठीक विंग को ही घूरे जा रहा था, जहाँ पे विंग भी उसे घूर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था इसके पीछे इतने सारे लड़कियाँ क्यों है। वैसे उसके मन में चल रहा था सच में, वो इतनी करीब से देख रहा था ना लान वांगची को। लान वांगची दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम टाइप का लग रहा था। जहाँ पे वो उसे देखे ही जा रहा था दूसरी तरफ जो लान वांगची था, लान वांगची विंग के पास आ गया था, एकदम विंग के सामने आके खड़ा हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा और विंग भी उसकी तरफ घूर के ही देख रहा था क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था ये लड़का को तो क्या समझता है, वो ही अकेला हैंडसम है क्या? मैं भी हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा हैंडसम चार्मिंग हूँ और पावरफुल भी हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ घूरने लगा था। हालांकि उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसे लान वांगची को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर करना पड़ रहा था। मतलब वो हाइट्स में लान वांगची से छोटा था, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कंधे के बराबर ऐसा। और ये विंग अभी नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो घूरने में और सोचने में ही बिजी था कि वो कैसे सबकी अटेंशन इस लड़के से हटाकर वो अपनी तरफ करेगा क्योंकि वो अटेंशन मार्कर है। लाइक वो अटेंशन गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो बेसिकली वो चाहता है कि सभी उसे पसंद करें और सब लोग उसके हैंडसमनेस की तारीफों का पुल बांधे। ये सोच रहा था क्योंकि वो खुद को अल्फा समझ रहा था, जहाँ पे वो एकदम अल्फा वाली अदा लेकर एंड जैसे वीडियो में कहा गया था कि अल्फाज कैसे बिहेव करते हैं ठीक वैसे ही वो बिहेव करते हुए लान वांगची की तरफ देखने लगा। और लान वांगची उसकी ये वियर्ड जो लुक था, आई मीन वेट की तरह ऐसे एक्ट करना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। लाइक विंग सच में फनी लग रहा था क्योंकि विंग ने ना अल्फाज की तरह, जैसे अल्फाज ना कभी कभी जो डोमिनेटिंग अल्फाज होते हैं ना, वो अपने जो रूप थे ना उसके पहनने की तरीका ही बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। लाइक जो लोग एकदम डोमिनेटेड होते हैं वो फिट एंड फाइन जैसे होते हैं एंड कुछ ऐसे डोमिनेटिंग अल्फाज होते हैं जो अपनी शर्ट्स को ना मतलब बटन्स एक दो ओपन करके एकदम ऊपर ऐसे करके रखते हैं। लाइक लगता है कि वो हैंडसम है, लाइक खुद की डोमिनेशन दिखाना चाहता हो ठीक ऐसा टाइप का। तो विंग भी वैसा ही कर रहा था और बेसिकली ये देखकर वांगची बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था और वो उसकी तरफ देखने लगा था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर विंग मतलब एकदम अल्फाज वाली बात मतलब अल्फाज की तरफ बात करने की कोशिश करते हुए कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, ऑफकोर्स मुझे कुछ नहीं हुआ है। हालांकि उसका वॉइस अल्फाज कम ओमेगास की तरह लग रहा था। लाइक उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था एंड विंग को आई मीन वांगची को तो स्वीट ही लग रहा होगा, लेकिन वांगची आई मीन विंग को लग रहा था कि हाँ वो अल्फाज वाली वॉइस निकाल रहा है। वेल विंग एकदम अल्फाज वाली ना वॉइस लेते हुए कहता है, वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया मिस्टर लान वांगची? ये सुनकर लान वांगची की तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा एकदम लो टोन में, बस मुझे ये पूछना था कि तुम ठीक हो या नहीं। ये सुनकर ना विंग एकदम अल्फाज वाली वॉइस में कहता है, हाँ ऑफकोर्स मुझे क्या होगा, ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे क्या ही हो सकता है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। लाइक वो एक तरफ से ये जताना चाह रहा था कि वो एक अल्फा है तो उसे क्या ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो में ये भी देखा था कि अल्फाज मतलब अपने जो पेन था वो झेल सकता है। इनफैक्ट अल्फाज कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो विंग के दिमाग में ये था कि हाँ वो अल्फा है तो वो स्ट्रांग रहेगा। तो वो एकदम खुला ना वांगची की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, हे तुम्हें कुछ कहना है या नहीं? अगर नहीं कहना है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के देते हैं। उसके बाद वो बिना कुछ कहना अपने बैग को लेता है, अपने फ़ोन को लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और वांगची बस उसे देखने लगा था। अभी जस्ट हुआ क्या, ये विंग को क्या हो गया वो समझ नहीं पाया। वो कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहा, उसके बाद अपने सिर को ना में हिलाते हुए वो भी अपने बैग्स को लेकर वहाँ से चला गया। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है विंग एंड चेंग, वो दोनों ही अभी मतलब जो कैंटीन था ना वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे विंग एंड चेंग का क्लासेस खत्म हो गया था। विंग यहाँ पे जो क्लासेस थी ना वो करने के बाद आई मीन क्लासेस करने के बाद उसे अच्छा ही लगा। कल्टिवेशन वर्ल्ड की तरह ही था लेकिन बहुत ज़्यादा अलग था। ये मॉडर्न वर्ल्ड और ये कल्टिवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अलग है और विंग को ये मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कैंटीन में आए थे और वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो बेसिकली जो विंग था, विंग एंड चेंग भी बैठे हुए थे। यहाँ पे चेंग ने एक बर्गर लिया था और वही उसने विंग को भी दिया था। विंग उस खाने को देख रहा था। ये बहुत ही अजीबोगरीब खाना था। लाइक हाँ ये क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। बस एक ब्रेड है और ब्रेड के अंदर कुछ सब्जी है और कुछ शायद मीट जैसा होगा। वेल विंग ज़्यादा नखरे नहीं करता है क्योंकि उसने जो सारी चीज़ें सर्च किया था वहाँ पे इसी वाला खाना भी था, तो वो जानता है इसे शायद बर्गर कहते हैं। तो बेसिकली वो उसे खाने लगा और उसे ये अच्छा लग रहा था। बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड के जो खाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो खा रहा था, वो खाते हुए ना मतलब चेंग से कह रहा था, चेंग ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। वेल वो खाते टाइम बात करता है, ये उसका हैबिट है। एंड यहाँ पे जो चेंग था, चेंग उसकी बातें सुन रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था मतलब विंग तो ये हमेशा ही खाता है तो ये अभी इसे तारीफ करने का क्या है। वेल अभी चेंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खाना खाता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग भी अपना खाना कंप्लीट करता है। वो लोग खाना कंप्लीट करने के बाद बस कैंटीन से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उनके सामने ना कुछ लोग आके खड़ा हो गए। विंग जो अभी मतलब चेंग से बात करते हुए जा रहा था तो वो वहीं पे रुक गया उन लोगों की वजह से और वो ना उनकी तरफ देखने लगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो चेंग था, चेंग भी देखने लगा। चेंग जो उनको देखकर थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहता है, जैक इसका मतलब क्या है, तुम हम दोनों के रास्ते में आकर क्यों खड़े हुए हो? ये कहकर उसकी तरफ देखने लगा। विंग जो चेंग की तरफ देखता है और वो उस पर्सन की तरफ जिसका नाम जैक था, जो खुद भी विंग से हाइट में बड़ा था और एकदम मतलब चेंग के ही बराबर का था। तो विंग कंफ्यूज होकर देखने लगा जैक, जहाँ पे जो मतलब चेंग था, चेंग थोड़ा सा गुस्से में ही देख रहा था जैक को, जहाँ पे जैक भी उसकी तरफ स्मित करते हुए देखता है। चेंग माई ब्रदर इन लॉ, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो और तुम मुझसे इस तरह से रूडली बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं पाता है। तुम भी ना क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो मेरे ऊपर?
आखिरकार मैं तुम्हारे भाई का फियांसे ही तो हूँ, हस्बैंड ही तो हूँ होने वाला। तो थोड़ा सा अपनी ब्रदर इन लॉ से अच्छे से बात किया करो ना। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा और ये सुनकर ना चेंग गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? हाँ जैक, तुम अपना लिमिट पार कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दिया था और मैं दोबारा तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे भाई से दूर रहो। अगर उसके सामने भी आने की कोशिश किया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा। याद रखे, ये मेरा आखिरी वार्निंग होगा। और हाँ, अगर उसके आसपास भी मैंने तुम्हें देखा ना, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। जस्ट लीव हिम अलोन, जस्ट गेट आउट। ये वो कहकर ना बहुत ही गुस्से में एकदम जैक की तरफ देखने लगा और विंग जो जैक की बातों को सुना था और साथ ही साथ वो चेंग की बातों को भी सुना था, और ये सुनकर ना वो कंफ्यूज हो गया। ये लड़का उसे उसे अपना फियांसे बोल रहा है और उसके भाई को ब्रदर इन लॉ क्या? वो ये सुनकर ही ना हैरान भरी नज़रों से बस जैक को देखने लगा और जैक जो चेंग की तरफ देखकर स्मिक किया, लेकिन उसने उस बात को जो चेंग ने उसे कहा था उस बात को इग्नोर करके ना उसकी आइज डायरेक्ट विंग की तरफ चला गया। विंग भी जो अभी भी जैक को देखे जा रहा था, उसकी बातों को सुनकर वो अपने दिमाग में ये सोचने लग गया था, ये लड़का उसको अपना फियांसी क्यों बोल रहा है? ये तो एक लड़का है और वो भी एक लड़का है। उसके दिमाग में अभी ये चल रहा था कि वो दोनों लड़के हैं तो वो लोग फियांसे कैसे हो सकते हैं? उसके दिमाग में ये चल रहा था, जहाँ पे जैक की नज़र और उसकी नज़र मिलते ही ना विंग जब अपने नज़र को हटा लिया था और ये देखकर जो जैक था, जैक स्मिक करता है और फिर वो तुरंत ही एकदम विंग के पास आ गया था। यहाँ पे जो चेंग था, चेंग रोकने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ पर्सन्स थे जो उसे रोक लिया था। ये जैक के ही आदमी थे जो उसे रोक लिया। एंड यहाँ पे जो जैक था, जैक एकदम विंग के पास आ गया और वो विंग के सामने एकदम खड़ा हो गया। विंग भी उसे देखने लगा कंफ्यूजिंगली, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये जैक कौन है और ये जैक उसे क्यों अपना फियांसे बोल रहा है। उसे पहले जानना पड़ेगा इसके बारे में। और वो आज पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया है, यानी कि कह सकते हो पाठशाला में आया है, तो उसे सब कुछ पहले ठीक से जानना होगा। ये उसके लिए नया पर्सन है जिसे वो नहीं जानता है, तो बेसिकली वो भी उसे घूर के देखने लगा। अब वो उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे जो जैक था, जैक उसके एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि विंग इसकी सांसों को भी इस जैक की सांसों को भी फील कर पा रहा था अपने चेहरे पर। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा, तो इसीलिए वो एक स्टेप पीछे लेने ही वाला था कि तभी जैक ने उसे एकदम अपनी कमर से उसके कमर से एकदम पकड़ लिया। ये ना विंग के लिए एकदम सडन विंग शॉक्ड हो गया था और वो शॉकिंगली एकदम जैक को देखने लगा था। उसकी मुट्ठी टाइट हो गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? और सबसे बड़ी बात, ये लड़का उसे टच क्यों कर रहा है? ये किस तरह का लड़का है? वो कोई लड़की नहीं है कि वो उसे इस तरह से उसकी कमर से पकड़ के छुएगा। क्या उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? विंग का मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। इतनी देर से ना वो शांत था, एकदम शांत था, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत सारी स्टूपिड जैसी हरकतें कर दिया था, तो वो अपने आप को और एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शांत था और वो अपने भाई को ये सब कुछ हैंडल करने दे रहा था। बाकी जब वो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लेगा तब वो इस जैक को देख लेगा, तो पहले इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब तो ये लिमिट से बाहर जा रहा है और ऊपर से ये जैक उसे छू रहा है, उसे टच कर रहा है, वो भी एक लड़की की तरह। वो कोई लड़की नहीं है, उसके दिमाग में ये चल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। वो इस बार ना गुस्से में एकदम जैक की तरफ देखने लगा। जैक जो उसकी तरफ बहुत ही लस्टफुली देख रहा था। ये देखकर ना विंग को और भी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था, जहाँ पे जो जैक था, जैक एकदम विंग के क्लोज आ गया, विंग के चेहरे के पास, विंग के ईयर के पास, और वो कहता है, हे कैसे हो? बेसिकली मैं तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा, 2 नहीं 3 दिन से नहीं देखा, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तुम्हारी टच को याद कर रहा था मैं, बेबी, स्वीट हार्ट, माई लवली ओमेगा। कितना ज़्यादा मैंने मिस किया है तुम्हारी इस टच को, तुम्हारे इस कमर में हाथ रखना, तुम्हारी इस फेस में हाथ रखना। मैं कितने दिनों से तुम्हें मिस कर रहा था, पता है? ये 3 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। ये कहकर वो एकदम उसकी ईयर पे ना अपना जो फेस था ना उसे रब करने लगा। विंग को और भी ज़्यादा डिस्कस हो गया, इतना ज़्यादा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऑफकोर्स वो हीलिंग पैट्रियार्क है, वो वीर वुशियान है, उसके सामने उसी को ही कोई इस तरह से टच करे और वो ये खड़े होकर देखे, बिल्कुल नहीं। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इतना ज़्यादा, उसकी गुस्से में ना आंखें भी लाल पड़ चुकी थी और वो इससे पहले गुस्से में कुछ कह पाता या फिर कुछ कर पाता, तभी एक डीप वॉइस सुनाई देता है उस कैंटीन में, जहाँ पे वो डीप वॉइस कहता है, जैक लीव हिम। ये सुनकर ना सब लोगों की नज़र उस डीप वॉइस की तरफ चला गया था जो गुस्से में ग्रॉल किया था, जहाँ पे जो विंग था, विंग भी विंग उस जैक को कुछ कहने वाला था, लेकिन वो डीप वॉइस सुनकर ना उसकी नज़र भी वहाँ पे चला गया एंड वो वहाँ पे देखने लगा। सब लोग जो कैंटीन के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, एक गोल्डन आइज शार्पली बस जैक को ही घूरे जा रहा था, बहुत ही गुस्से में, जहाँ पे जो जैक था, जैक उस पर्सन को देखते हुए कहते, ओ लान वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरे मामले में बात करने वाले होते कौन हो? ये सुनकर जो लान वांगजी जो वहाँ से तुरंत ही एकदम जैक के पास आ गया था और वो जैक के हाथ को ठीक विंग के कमर से हटाते हुए उसकी हाथ को एकदम पीछे मरोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम भूल चुके हो। ये कहकर वो उसके हाथ को और भी ज़्यादा मरोड़ने लगा। ये देखकर ना जो जैक था, जैक चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी, जहाँ पे लान वांगजी उसे ना एकदम ज़मीन पर फेंक देता है। आइंदा से कभी भी उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा ये हाथ मैं ब्रेक कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने लगा था।
जहाँ पे जो जैक था, जैक लान वांगजी का गुस्सा देखकर ना एकदम शांत हो गया था और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो जैक को देखकर हंस रहे थे। वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे और ये देखकर जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी के लिए शांत हो गया और वो घूर कर लान वांगजी की तरफ देखा। उसके बाद वो विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी भी वहीं पे एकदम शांत खड़ा था, कंफ्यूज खड़ा था, क्योंकि उसे अभी तक ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। मतलब लान वांगजी यहाँ पे उसे उसे इस लड़की से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बस देखने लगा लान वांगजी को एक टक। पता नहीं क्यों उसे ना अपने दिल में कुछ अजीब सा ही हलचल महसूस हुआ। उसे पता नहीं कि ये कैसी फीलिंग्स है, बट उसे ये फीलिंग्स कुछ अजीब सा ही लगा। मतलब वो समझ नहीं पाया कि ये कैसी फीलिंग है, बट उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये वो खुद भी महसूस कर सकता था। वो बस एक ही टक लान वांगजी को देखने लगा था, जहाँ पे लान वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जो जैक था वो तो वहाँ से चला गया था। जहाँ पे लान वांगजी मतलब जैक के जाने के बाद ना तुरंत एकदम विंग की तरफ मुड़ गया। विंग जो अभी भी अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, वो ऐसे ही वहाँ पे कंफ्यूजिंग खड़ा था। यहाँ पे ना सभी लोग मतलब जैक के जाने के बाद सभी लोग ना अपने अपने काम पे आ गए थे। मतलब जो लोग खाना खा रहे थे वो लोग खाना खाने लगे थे और जो लोग जाना था उन लोगों को वो लोग चले जा रहे थे। यहाँ पे जो चेंग था, चेंग भी ना मतलब वहाँ पे आ गया था। यहाँ पे जो लोग मतलब चेंग को पकड़ के रखे थे ना वो लोग वहाँ से चले गए थे, एक तरफ से कहते तो भाग गए थे। तो यहाँ पे जो मतलब चेंग था ना, चेंग एकदम विंग के पास आ गया। विंग के पास आते ही ना वो विंग के शोल्डर को पकड़ता है और वो कहता है विंग तो तुम ठीक तो हो ना, तुम कुछ तो नहीं हुआ है ना, ये कहकर वो उसे चेक करने लगा। जहाँ पे जो विंग था, विंग मतलब चेंग की तरफ देखकर अपने सिर को सिर्फ नाम ही हिलाता है। मतलब उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे क्या ही होगा। और वो समझ अभी भी नहीं पा रहा था कि ये जैक उसे इस तरह से टच क्यों कर रहा था और ये लान वांगजी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों आया था। वो तो उसका राइवल है ना। हाँ, विंग लान वांगजी को अपना राइवल समझता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा हैंडसम बनना चाहता है और सबकी अटेंशन वो अपनी तरफ लाना चाहता है। तो बेसिकली वो ये सोच रहा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये जैक कौन है और उसे पता नहीं अपने दिल में ये क्यों फीलिंग्स आ रहा है। बेसिकली उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब उसे जानने हैं किसी भी हालत में। वो यही सोच कर ना बस चेंग की तरफ देख रहा था कि तभी उसके हाथ को ना किसी ने एकदम कस के पकड़ लिया। ये देखकर विंग एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि ये सडन था। तो वो उस पर्सन की तरफ देखने लगा जिसने उसके हाथ को पकड़ लिया था। जहाँ पे वो देखता है कि जिसने इसके हाथ को कस के पकड़ था वो और कोई नहीं लान वांगजी था। लान वांगजी की तरफ वो देख रहा था शॉकिंगली। लान वांगजी जो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में ना एकदम विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। ये देखकर चेंग जो लान वांगजी की तरफ घूर के देखता है और वो उसे कुछ कहने वाला था कि तभी लान वांगजी घूर कर एकदम चेंग की तरफ देखता है और चेंग ये देखकर थोड़ा शांत हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे लान वांगजी जो विंग की तरफ दोबारा मुड़ता है और वो उसके हाथ को पकड़कर एकदम कैंटीन से बाहर लेके जाने लगता है। जहाँ पे विंग कंफ्यूज हो गया था और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं हे तुम ये क्या। जहाँ पे वो लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लान वांगजी उसके हाथ को कस के पकड़ लिया था और विंग तो जैसे उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं था। उसे लग रहा था क्योंकि ये लड़का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और वो उसे कहने लगा हे मिस्टर लान वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। लान वांगजी ये क्या कर रहे हो, ये कहकर वो उसे मतलब चिल्लाने लगा, उसे बोलने लगा, लेकिन लान वांगजी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसे लेकर वो एक जगह पे आ गया। ये यूनिवर्सिटी का ना एकदम बैकयार्ड था, जहाँ पे वो आकर ना एकदम मतलब उस मतलब यूनिवर्सिटी की जो दीवार था ना, ठीक है, बैकयार्ड का जो दीवार था वहाँ पे एकदम विंग को एकदम पुश कर दिया। विंग जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा था ना वो एकदम उस दीवार पे ना एकदम चिपक गया और वो लान वांगजी की तरफ हैरानगी भरी नजरों से देख रहा था और गुस्से में भी। इसका हिम्मत कैसे हुआ, उसके हाथ को पकड़कर यहाँ पे लाने का मतलब क्या है। वो कंफ्यूज हो गया। अभी तो वो विंग को सेव कर रहा था, तो अभी इस लान वांगजी को हुआ क्या, वो ये सोच ही रहा था कि तभी जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसे दीवार पे पुश करने के बाद ही ना एकदम उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो उसकी तरफ देखने लगा कंफ्यूजिंगली और साथ ही साथ मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी उसे घूर के देख रहा था अपने वही गोल्डन आई से और विंग अपने वही सिल्वर आई से देख रहा था उसे। वो कंफ्यूज था और वो कंफ्यूजिंगली ना एकदम लो टोन में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो। उसकी बातें ना अटक रही थी क्योंकि लान वांगजी का फेस उसकी तरफ ही था और लान वांगजी जो सच में दिखने में इतना ज़्यादा हैंडसम था। विंग मतलब माने या ना माने, सच में ये तो एकदम गॉड ब्लेस्ड एक ऐसा हैंडसम बंदा था जिसे देखकर लड़कियाँ क्या लड़के भी एकदम फ्लैट हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स लान वांगजी को देखकर पूरा यूनिवर्सिटी तो पागल हो जाता है। जहाँ पे लान वांगजी जो फेमस है पूरे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो हैंडसम सा बंदा विंग के पास क्या कर रहा है, ये चीज़ विंग के दिमाग में है और वो देखने लगा लान वांगजी को। उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जो वो खुद भी समझ पा रहा था और वो बस देख रहा था। जहाँ पे लान वांगजी जो देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो एकदम विंग के क्लोज आ गया, एकदम विंग के फेस के करीब। विंग अभी भी देख रहा था, वो भी ब्लिंक करते हुए। वो एकदम ना दीवार पर एकदम चिपक चुका था, पूरी तरीके से चिपक चुका था। इससे पीछे वो नहीं जा सकता था। वो जाना तो चाहता था पीछे, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो देखने लगा और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। अजीब सी बात थी, वो उस लड़के को, वो जैक बोलकर जो लड़का था, उसे हटाने के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसे वो मारने ही वाला था। बस लान वांगजी बीच में आ गया था, लेकिन अब लान वांगजी उसके ठीक बहुत क्लोज है, तो वो उसे क्यों नहीं हटा पा रहा है। वो चाहता तो था कि वो उसे हटाए, उसे बोले कि वो ये क्या कर रहा है, वो उसके इतनी क्लोज क्यों है, बट वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था अपने मुँह से, एक शब्द नहीं। वो बस देख रहा था लान वांगजी को। लान वांगजी जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो एकदम विंग की कमर को पकड़ता है, वही जगह पे जहाँ पे एकदम जैक ने पकड़ा था, और वो उसे पकड़ते हुए एकदम अपनी तरफ खींच लेता है। विंग इस सडन एक्शन से ना एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली ना एकदम लान वांगजी को देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। जहाँ पे लान वांगजी उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचकर वो उसकी एकदम चिन को पकड़ लिया
और वो उसकी तरफ देखने लगा। विंग, जो अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक था, वो अपने मुँह से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मुँह को खोला ही था कुछ कहने के लिए कि तभी वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जब लान वांगजी का लिप्स उसके लिप्स के साथ अटैच हो गया था। वांगजी जो उसके लिप्स पे अटैक कर दिया था और विंग एकदम शॉक, वो शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके लान वांगजी को देखने लगा था, जहाँ पे लान वांगजी ने तुरंत विंग के लिप्स को अटैक करने के बाद वो उसके लिप्स को सक करने लगा, उसे उसे बाइट करने लगा। विंग इतना शॉक था कि वो कोई मूव करना भी ना भूल चुका था। वो बस देख रहा था लान वांगजी को, अभी जस्ट हुआ क्या। लान वांगजी ये लान वांगजी से किस कर रहा है, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग के लिप्स को, विंग की जो लिप्स के पैटल था उसे सक करने लगा था, उसे किस करने लगा था। और विंग का मुंह जो शॉक में खुल गया था, उसके मुंह के अंदर लान वांगजी ने अपने टंग को स्लाइड कर दिया था और वो उसे किस करने लगा। विंग इसे और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसके हाथ, उसकी बॉडी तक काँप रही थी। ऊपर से लान वांगजी ने उसे इस तरह से टाइटली पकड़ के रखा था कि विंग हिल भी नहीं पा रहा था। मतलब उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं था कि वो लान वांगजी की वो स्ट्रॉन्ग हाथों से वो बच पाए। और वो अब समझ पा रहा था कि लान वांगजी उससे हाइट में कितना ज़्यादा बड़ा है और बॉडी की तरफ से भी, मतलब उसकी बॉडी इतना ज़्यादा मस्कुलाइन है। और विंग जो लान वांगजी के एकदम चेस्ट से लगा हुआ था, विंग को लान वांगजी ने एकदम कस के हक करके उसे किस कर रहा था, तो वो फील कर सकता था कि लान वांगजी का चेस्ट कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग बाहें जो एकदम विंग को कस के पकड़ के रखा था, वो वहाँ से कैसे छूटे। और ऊपर से वो इतना ज़्यादा शॉक था कि वो और कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था, पूरी तरीके से ब्लैंक कि ये लड़का क्या कर रहा है, एक लड़का होकर दूसरे लड़के को वो किस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, और विंग वो क्यों उसे हटा नहीं पा रहा है। वो इसी कन्फ्यूजिंग में था, जहाँ पे लान वांगजी उसके मुँह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था, किस कर रहा था, अपनी टंग को स्लाइड करके उसके पूरे मुँह को बस टेस्ट कर रहा था। विंग जो इतना ज़्यादा शॉक था ना, उसकी शॉकिंग एक्सप्रेशन धीरे धीरे ना उस किसिंग के तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। मतलब वो जो इस किस से शॉक था, वो अब धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करने लगा था। उसे नहीं पता कि उसे क्या फील हो रहा था, बट ये किस उसे बुरा नहीं लग रहा था, उस जैक की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो जैक उसे कमर पे हाथ रखा हुआ था, उसे इतना डिस्गस्ट फील हुआ था, लेकिन लान वांगजी की टच से उसे मतलब डिस्गस्ट फील नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे ये किस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे बहुत वार्म फील हो रहा था। और वो भी इस किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। वो अभी अपने दिमाग में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, और अपने इस मतलब सोचने का जो पिटारा था वो अब वहीं पे ब्लॉक हो गया था। वो धीरे धीरे अपना हाथ जो मतलब लान वांगजी के चेस्ट पे रखा हुआ था, वो उसके चेस्ट पे होते हुए एकदम उसके नेक पर चला गया, और वो उसके नेक को ना पकड़ लिया, एंड वो उस किस को रिटर्न करने लगा। लान वांगजी भी ये देखकर और भी ज़्यादा डीपली विंग को किस करने लगा। विंग जो अब किस को एंजॉय करने लगा था, लान वांगजी का वो टंग अपने मुंह में, मतलब वो फील कर पा रहा था। उसकी वो टच जो लान वांगजी ने विंग के कमर पे रखा था, वो और भी ज़्यादा मतलब टाइट कर रहा था, उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। विंग को ये टच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और उसे पता नहीं अपने अपने पेट में ना बहुत सारे बटरफ्लाई मतलब महसूस हो रहा था। ये पहली बार उसकी फीलिंग्स थी जो उसे इस वर्ल्ड में मिल रहा था। वो कभी भी ये एहसास फील नहीं किया था, ना ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में और ना ही यहाँ इस मॉडर्न वर्ल्ड में। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, बट ये किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो बहुत ही एलिगेंटली किस कर रहा था। उसे किस करना नहीं आता है, ऑफकोर्स उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी भी किसी को किस किया भी नहीं था। वो फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा करता था, एंड यहाँ पे भी उसने बहुत बार किया है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद तो कितनी सारे लड़कियों के साथ किया है, बट उसने कभी नहीं सोचा कि कोई लड़का उसे किस करेगा, कोई लड़का उसके फर्स्ट किस को चुरा लेगा। वो ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था, बट उसे ये किस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो इस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था, और साथ ही साथ लान वांगजी की वो डीप किस की वजह से उसके मुँह से कुछ नॉइजेस भी निकल रहा था, जो नॉइजेस उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मुंह से नॉइज़ निकाल रहा था, वो मौन कर रहा था उस किस में, जहाँ पे लान वांगजी ने अपने दोनों हाथ को विंग के कमर पे रखा हुआ था और उसके कमर को स्क्वीज़ कर रहा था, उसे कमर में टच कर रहा था। और विंग को ये अच्छा लग रहा था, पर क्यों लग रहा था उसे अच्छा, ये तो एक लड़का है ना, ये लड़का उसे टच कर रहा है। अगर लड़की होता तो अलग बात होता, लेकिन ये तो लड़का है ना, वो लड़का उसे क्यों टच कर रहा है, ये उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ पे वो बस किसको रिस्पॉन्स कर रहा था, कुछ देर में ही उसकी सांसें अब फूल चुकी थी, मतलब वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी उसे कंटिन्यूसली किस कर रहा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा। बट विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लान वांगजी गुस्सा क्यों है, और वो गुस्सा इस केस में वो देख पा रहा था। वो अब सांसें नहीं ले पा रहा था, इसीलिए वो अपने हाथ से लान वांगजी के चेस्ट पे ना हिट करता है, उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन लान वांगजी ने उसे और भी ज़्यादा कस के पकड़ लिया था, उसके कमर से, उसके बैक से, और वो और भी ब्रूटली किस कर रहा था। विंग अब सांसें ठीक से नहीं ले पा रहा था, जहाँ पे ये देखकर फाइनली जाके जो लान वांगजी था, लान वांगजी किसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करते ही ना विंग बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। वो अपने मुंह को खोल कर सांस ले रहा था। वो सांस लेते हुए कहते, ये तुमने क्यों क्या, ये क्या था, वो ऐसे बोल रहा था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने वही गोल्डन आई से उसे देखने लगा। वो उसे कुछ कह नहीं रहा था, और विंग को इरिटेट लग रहा था कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है, और ये किसका मतलब क्या है। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसकी तरफ देखता है, और वो धीरे से उसके क्लोज आते हुए उसके ईयर पे कहता है,
तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मेरा है विंग। ये वो बहुत ही डीपली कहा था और अल्फ़ा वॉइस में कहा था। ये सुनकर ना विंग एकदम स्टिफ हो गया और वो स्टिफ होकर ना एकदम लान वांगजी को देखने लगा। उसका पूरा बॉडी ना एकदम शिवर कर उठा था लान वांगजी की वो डीप वॉइस सुनकर। और ऊपर से लान वांगजी ने अभी क्या कहा, ओमेगा। विंग एक ओमेगा है, उसके कानों में ना बस ये आया ओमेगा। वो शॉकिंगली लान वांगजी को देखने लगा। लान वांगजी जो ये कहने के बाद विंग के ईयर से हटकर ना उसकी तरफ देखने लगा। वो स्माइल कर रहा था, उसके फेस में स्माइल था, वो कोल्ड एक्सप्रेशन वाले पर्सन के फेस पे स्माइल था। लेकिन विंग का ध्यान वहाँ पे नहीं था, विंग का ध्यान तो यहाँ पे था कि वो एक ओमेगा है, यानी कि बॉटम। वो बॉटम क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरह से, वो यही सोच रहा था। वो ना अपने दिमाग को ना चला नहीं पा रहा था। वो लान वांगजी की तरफ देख रहा, लान वांगजी उसी को ही देख रहा था जहाँ पे विंग कहता है तुमने क्या कहा, हाँ क्या कहा, कौन ओमेगा कौन, जहाँ पे जो लान वांगजी था। लान वांगजी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम ओमेगा हो और कौन। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा कंफ्यूजिंगली। ये अचानक विंग को क्या हुआ, जहाँ पे विंग ये सुनकर ही ना उसके सिर पे ना जैसे आसमान टूट पड़ा था और वो ना एकदम शॉकिंगली लान वांगजी को ब्लिंक करते हुए देखे जा रहा था। और लान वांगजी कंफ्यूज हुए जा रहा था। वो सोच रहा था अपनी मन ही मन, वो जो अपना प्यार कन्फेस किया है, क्या विंग इस वजह से पागल हो गया है। पर वो काफ़ी दिनों से ही तो कहना चाहता था उससे, पर वो बोल नहीं पाया। और इस बार उसने मन बना लिया था अपने प्यार का इजहार करने का, तो उसने कह दिया। पर यहाँ पे विंग का रिएक्शन ऐसा क्यों है, क्या हुआ उसे। वो उसकी तरफ कंफ्यूजिंगली ब्लिंक करते हुए देख रहा था। वो मतलब वेट कर रहा था अपने आंसर का कि विंग इसका क्या रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन विंग उल्टा दे रहा था, क्योंकि विंग ने ना वो बाकी बातें नहीं सुनी थी कि मतलब यहाँ पे विंग को वांगजी ने कहा था कि जो विंग है विंग उसका ओमेगा है, मतलब वांगजी का ओमेगा। मतलब वो साफ साफ अपने प्यार की बात ही विंग को कह रहा था। लेकिन यहाँ पे विंग के दिमाग में बस यही घुसा कि विंग एक ओमेगा है, वो एक बॉटम है, उसके दिमाग में ये घुस गया है। और बस वो ये सुनकर उसका आसमान ज़मीन सब कुछ ना टूट कर ना उसी के ऊपर ही गिर गया है। वो इतने दिनों से इतने देर से अपने आप को अल्फा समझ रहा था, अल्फा। लेकिन यहाँ पे तो उसे लान वांगजी ने एक और झटका दे दिया। वो लान वांगजी की तरफ देखता है और भी ना लान वांगजी को उसने ना अपने से धक्का दे दिया। और वो धक्का देते हुए ना लान वांगजी की तरफ घूर के देखते हुए कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं तो टॉप हूँ ना। हाँ मैं टॉप हूँ, मैं बॉटम नहीं हो सकता। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ओमेगा हूँ। हाँ, ये कहकर उसकी तरफ देखने लगा लान वांगजी, जो उसकी तरफ हैरान की भरी नज़रों से देख रहा था। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्या विंग को कहीं भी चोट वोट लगा है। विंग क्या कह रहा है कि टॉप बॉटम वो एक ओमेगा है, वो ये मान क्यों नहीं रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था। वो विंग के पास जाने की कोशिश करता है कि तभी विंग ने वांगजी को वहीं पे रुकने के लिए कहा एंड वांगजी रुक गया। वो उसकी तरफ देखने लगा कंफ्यूजिंगली, जहाँ पे जो लान वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है, मैं बॉटम हो ही नहीं सकता, मैं ओमेगा ही नहीं हो सकता। ये कहकर वो हंसने लगा। जहाँ पे लान वांगजी उसकी बातों को सुनता है, उसके बाद वो कुछ देर तक उसे घूरता है। देन वो अपना फ़ोन निकालता है एंड फ़ोन निकाल कर वो कुछ सर्च करके डायरेक्ट अपना फ़ोन विंग की तरफ कर दिया था। विंग जो लान वांगजी की तरफ देखता है, उसके बाद वो उसके फ़ोन की तरफ, देन वो उस फ़ोन को अपने हाथ में लेता है एंड वहाँ पे वो देखने लगता है। एंड वो देखते हुए वहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखा हुआ था वो उसे पढ़ने लगा था। और वो जितना पढ़ रहा था ना उतना ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, वो भी हॉरिबल भी। मतलब उसका फेस इतना ज़्यादा हॉरिबल हो चुका है, इतना ज़्यादा कि वो समझ नहीं पा रहा है। वो एक बॉटम, वो एक ओमेगास जो दिखने में स्वीट सॉफ्ट एकदम कमज़ोर होते हैं। दूसरा वो बच्चे पैदा कर पाते हैं, यानी कि विंग बच्चा पैदा कर पाएगा। दूसरी बात, उनके फेरोमोन्स स्वीट्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अल्फाज को अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे भी थे कि यहाँ पे विंग बेबीज़ को फीड भी करवा पाएगा, उसे जन्म भी दे पाएगा। ये सारी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। वो एक लड़का है, वो एक लड़का होकर बच्चे पैदा करेगा। ओ गॉड, ये उसके लिए इतना ज़्यादा बॉम्ब था ना। वो उसके हाथ से ना लान वांगजी का फ़ोन ही गिर जाता है। वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो अभी उसे कंसर्नली देख रहा था, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है विंग तुम्हारा क्या। तभी जो लान वांगजी की बातों को काटे हुए विंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मैं बॉटम नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता। ये कहकर ना वो वहाँ से दौड़ के चला गया। लान वांगजी वहीं पे ना एकदम कंफ्यूज खड़ा रह गया, क्या बॉटम टॉप, विंग को हुआ क्या है, वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। और उसने तो अपना प्यार कन्फेस किया था, उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पे ना एकदम स्टूपिडली डम फाउंडली वहीं पे खड़ा रह गया। और जो विंग था, विंग वहाँ से तुरंत ही निकल गया। निकलने के बाद ना वो चेंग के पास आ गया। चेंग जो उसे ही ढूंढ रहा था, जहाँ पे वो उसे देखते ही कहता है विंग तुम कहाँ चले। तभी लान वांगजी विंग उसका हाथ को पकड़ता है, उसे खींचते हुए ना एकदम कार के पास लेके आ जाता है। वो उसे कार में खींचते हुए कहता है मुझे अभी घर जाना है। ये सुनकर जो विंग की तरफ देखा, मतलब चेंग कहता है हाँ ठीक है, तुम क्या हुआ और तुम्हें लान वांगजी ने क्यों लेके गया। जहाँ पे लान वांगजी की बात सुनकर ही ना विंग जो चेंग की तरफ घूर के देखता है, कहता मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे घर जाना है। जहाँ पे ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के देखता है, जहाँ पे जो चेंग था वो भी नोट करता है एंड वो दोनों कार पे बैठ जाते हैं। यहाँ से कार लेकर वो लोग डायरेक्ट घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद विंग तुरंत ही ना एकदम घर के अंदर घुसता है। वो अपने माँ से कोई बिना बात के, यहाँ पे उसकी माँ आ रही थी उसे बात करने के लिए, कि तभी वो एकदम तुरंत अपने रूम पे दौड़ के चला गया। वो जाते ही ना वो तुरंत ही अपना शर्ट ओपन करने लगा। वो अपनी शर्ट को ओपन करके एकदम शर्ट को नीचे फेंक दिया एंड देन वो अपने आप को देखने लगा। ओमेगास की हमेशा ही ना जो मतलब बॉडी थी ना वो
एकदम लड़कियों टाइप का होता है, एंड फीमेल एंड मेल दोनों का ही सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे कि मतलब मेल्स की ब्रेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे विंग का था, तो विंग अब समझ पाया था कि उसका ब्रेस्ट ऐसा क्यों है। वो अपने सिर पे हाथ रखता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बॉटम उसका दिमाग में ना चल रहा था कि उसके ऊपर कोई है जो उसके साथ लव मेकिंग कर रहा है, उसके साथ वो सब कुछ कर रहा है। ऑफ कोर्स वो बुक्स पढ़ता था, मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में बुक्स पढ़ता था, जैसे फीमेल मेल के साथ जो भी होता है ना, पोर्नोग्राफी बुक्स पढ़ता था, तो उसे पता है क्या क्या होता है बॉटम के साथ। तो यहाँ पे वो बॉटम बन चुका है। वो ये इमेजिन करते हैं, उसका सिर घूमने लगा था, उसका दिमाग घूमने लगा था, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या करे। वो अपने शर्ट को ठीक से पहनता है, पहनने के बाद वो पहले बाहर आता है, क्योंकि अभी उसे जानना है ये सब कुछ। वो कहाँ गया है, वो कल्टिवेशन वर्ल्ड से यहाँ आ गया है इस मॉडर्न एरा में, जहाँ पे वो खुद लड़की बन गया है, एक तरह से वो लड़की बन गया है। ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो मर्द है, मतलब मर्द एक मैन है, यंग ग्रोन मैन, वो मेगा हो ही नहीं सकता, वो बॉटम ही नहीं हो सकता। वो ये सोच कर ना तुरंत ही एकदम बाहर निकल गया। वो निकलते ही ना वो अपनी शीजे को ढूंढने लगा। वो अपनी शीजे को ढूंढ रहा था। ऑफ कोर्स उसे अपने शीजे का रूम कहाँ है उसे नहीं पता, मतलब वो आने के बाद ही तुरंत ही बस चिंग के साथ निकल गया था, और अब उसे इस घर में ज़्यादा कुछ नहीं पता है अभी भी। तो वो ढूंढने लगा, वो चिल्लाते हुए कहता है शीजे शीजे आप कहाँ हैं, शीजे आप कहाँ हैं। वो ऐसे करके चिल्लाने लगा। ये देखकर जो उसकी माँ थी, यानी कि जो मैडम था, वो वहाँ पे दौड़ के आ गई, और साथ ही साथ जांग यांगली भी आ गई थी, आई मीन वी यांगली आ गई थी। वो दोनों ही आते हुए कहता है आशियन आइंग क्या हुआ, जहाँ पे वो दोनों ही ना उसके पास आ गए थे, जहाँ पे जो विंग था, विंग इतना ज़्यादा मतलब पागल हो चुका था कि वो अपने माँ और अपनी मतलब जो शीजे था, वो दोनों को देखते हुए कहते हैं माँ शीजे मुझे आप दोनों से बात करनी है। ये कहकर वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर ना अपने रूम पे चला जाता है, जहाँ पे जांग यानली आई मीन वी यानली और जो मैडम था, वो दोनों भी कंफ्यूज हो गए थे, और वो दोनों उसे मतलब फॉलो करते हैं। एंड वो दोनों विंग के कमरे पर आ गए थे। विंग के कमरे पर आने के बाद जो विंग था, विंग उन दोनों को बिठाने के बाद वो एक गहरी सी ब्रीथ लेता है। वो उन दोनों के सामने एकदम खड़ा हो गया था, और वो उन दोनों की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक वो उन दोनों को घूरता है, उसके बाद वो हेजिटेटली और मतलब थोड़ा सा ऑकवर्डली उसे कहता है, उन दोनों से कहता है माँ शीजे आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं अल्फ़ा हूँ या ओमेगा हूँ या फिर बीटा हूँ। ये सुनकर जो मैडम यू और यानली थी, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो दोनों विंग की तरफ देखते हुए कहता है ओमेगा हो। ये सुनकर ना विंग अपने सिर पे हाथ मारता है। वो मतलब आखिरी श्योरिटी चाहता था बस अपने माँ और अपनी मतलब बहन से कि वो है कौन, वो क्या है। हालांकि उसे पता चल गया था, लान वांगची ने जो उसे दिखाया था, वो देखने के बाद वो पता चला मतलब चल गया था उसको, लेकिन फिर भी वो अपने माँ से और अपने मतलब बहन से ये श्योरिटी चाहता था। एंड देन श्योरिटी मिल गया उसे। वो मिलने के बाद ही ना वो एकदम बैठ गया, ज़मीन पर ही बैठ गया, जहाँ पे जो मैडम यूँ था, मैडम समझ नहीं पाई और ना ही मतलब लियानली, वो दोनों ही ना एकदम उसके पास चले गए थे। उसके पास जाते हुए कहता है आशियंग आइंग क्या हुआ। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे और वो कहते क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर जो विंग था, विंग जो उन दोनों की तरफ देखता है, कुछ देर तक उसके उन दोनों की तरफ देखता है, उसके बाद वो हंसने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है वाओ मैं कहाँ आ गया, मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं लड़की बन चुका हूँ, मैं लड़की बन चुका हूँ। मैं लड़की बन चुका हूँ। ये कहते कहते कि ना वो हंसता है। हंसने के बाद कब ये हंसी रोने में बदल जाता है उसे खुद समझ नहीं आता है। वो रोते हुए कहता है शीजे माँ आंटी यू ये क्या हो गया, मैं ओमेगा बन गया, मतलब मैं लड़की बन गया हूँ। मैं ना बच्चे पैदा कर सकता हूँ, बच्चे मतलब मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़के होकर कैसे बच्चे पैदा करूँ, मैं बच्चे पैदा करूँगा कैसे। और पता है शीजे मैं बच्चे को फीड भी करवा सकता हूँ। उसे पैदा करना, उसे फीड करवाना ये तो लड़कियाँ करते हैं ना, तो मैं कैसे करूँगा ये कहकर वो रोने लगा। वो लिटरली रोने लगा था, क्योंकि वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था हिस्टोरिकल वर्ल्ड में वो एक लड़का था, सिर्फ लड़का, ना ही अल्फा ना ही बीटा ना ही ओमेगा। हाँ अल्फा वाली गुण थी उसके अंदर, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि वो वहाँ पे लड़का था, मतलब कोई ओमेगा वर्स अल्फा वर्स या फिर बीटा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे वो ऐसे वर्ल्ड में आ गया है जहाँ पे अल्फा ओमेगा बीटा एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वो ओमेगा बन के आया है। क्यों वो यही समझ नहीं पा रहा था। वो वहाँ पे ना रोता है, जहाँ पे उन दोनों मतलब जो आंट यू थी यानी कि मैडम यू और यानली, वो दोनों ही कंफ्यूज थे उसकी बातों से, लेकिन वो उन्हें शांत करने की आई मीन विंग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। विंग जो अपने शीजे के सिर पे ना आई मीन अपने शीजे के कंधे पर ना एकदम सिर रख दिया, और वो उन्हें हक करते हुए ना रोने लगा। मतलब वो रो रहा था, वो बॉटम बनेगा ये इमेजिन करके रो रहा था। उसे और कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है, जहाँ पे जैक से वांगजी ने किस तरह से उसे बचाया है, और साथ ही साथ उसे लव कन्फेस किया है। ये चीज़ भी उसने नोटिस नहीं किया। उसने बस ये नोटिस किया कि यहाँ पे वो ओमेगा है, वो बॉटम में वो बच्चा पैदा कर सकता है और वो बच्चे को फीड करवा सकता है, वो लड़की बन गया है, उसको ये लग रहा था। और ऊपर से उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे मैडम यू और यानली पागल हो जा रही थी। मतलब एक तरफ से कह सकते हो वो और भी ज़्यादा फिक्र करने लगी थी उसके लिए कि क्या उनका मतलब जो विंग था वो
क्या सच में पागल हो चुका है? वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पे जो विंग था, विंग यानली के कंधे पर ही ना ऐसे मतलब लेट कर उसके मतलब कंधे पर सिर रखकर बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जहाँ पे जो मैडम था, मैडम उसकी तरफ देखते हैं और वो यानली की तरफ देखते हुए कहता है लो टोन में, उसे उसे तुम थोड़ा सा ख्याल रखो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठ गई। जहाँ पे यानली ने अपने सिर को नोट कर दिया और वो उसे लेकर मतलब विंग को लेकर बेड पर बैठ गई थी। वो नीचे बैठा हुआ था तो उसे लेकर ना बेड पर बैठ गया और वो उसे शांत करने लगा, उसे समझाने लगा। और विंग जो रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। ऊपर से जो मतलब मैडम था, मैडम बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वो तुरंत ही ना अपने रूम पर आ गई। रूम में आने के बाद वो अपना फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद रिंग होने के बाद फ़ोन उठा और उसके बाद जो मैडम था, मैडम कहती है फैंगम्यान, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे वो विंग कुछ अजीब ही बर्ताव करने लगा है। मुझे लगता है वो अभी तक वो ट्रॉमा नहीं भूला है। वो ट्रॉमा उसे शायद पागल कर दिया है। हमारा बेटा फिर से वही ट्रॉमा में गुजर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बार उसकी बर्ताव इससे भी ज़्यादा अलग है। पहले वो डरा सहमा रहता था, पर अब तो वो और भी ज़्यादा अजीबोगरीब बातें करने लगा है। वो अब खुद की भूमिका होने से भी डरने लगा है। मुझे लग रहा है कि शायद वो ट्रॉमा उसे फिर से खाया जा रहा है और वो फिर से पागल जैसी हरकतें करने लगा है, जैसे वो पहले किया था। वो जैसे पहले बर्ताव किया था वो वैसे ही कर रहा है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा है। वो पहले वो शांत रहता था, हमारी बातें नहीं सुनता था, लेकिन अब तो वो पागलों की जैसी हरकतें करने लगे हैं। आखिर हम क्या करें उसके लिए? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसके लिए। आखिर क्या हुआ है उसे? ये कहकर वो रोने लगी थी। ये सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से जो मतलब फैंगम्यान कहता है क्यों? मुझे लगता है हमें विंग की शादी करवा देना चाहिए। ये सुनकर जो मैडम होता है, मैडम में शॉक होते हुए कहता है क्या कह रहे हो फैंगम्यान? वो अभी छोटा है, सिर्फ 20 साल का, वो अभी शादी। जहाँ पे जो फैंगम्यान कहता है तुम बात को समझो। वो फिर से वैसे हरकतें करने लगा है, वो ट्रॉमा में गुजरने लगा है। उसके साथ जो भी हुआ है उस वजह से वो अभी भी घबराया हुआ है, मुझे वही लग रहा है। और वो ट्रॉमा की वजह से पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और उसकी ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए उसकी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। हमने इतने दिनों तक इतने महीने तक उसे समझाने की कोशिश किया है कि वो उस चीज़ को भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूला है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि उसके लिए उसका लाइफ पार्टनर ही उसे सही जगह पे उसे ला पाएगा, उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकाल पाएगा जो ट्रॉमा से विंग एक बार गुजरा था। और मुझे लगता है कि अभी उसकी शादी करवा देना चाहिए। ये सुनकर मैडम युद्ध साफ मना करते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम पागल हो चुके हो फैंगम्यान। वो अभी 20 साल का है, वो छोटा है, अभी वो शादी का ई तक नहीं समझता है और तुम उसे शादी करवाने के बारे में सोच रहे हो कैसे? जहाँ पे जो फैंगम्यान था, फैंगम्यान कहता है यू तुम्हें याद है ना आज से 1 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर मैडम यू शांत हो गई थी। जहाँ पे फैंगम्यान कहते हैं वो जैसे ट्रॉमा में गुजरा था, जो भी चीज़ें उसने सहा था वो अभी भी नहीं भूला है। वो इसकी वजह से कितनी बार सुसाइड किया है तुम्हें पता है? वो कितनी बार खुद को मारने की कोशिश किया है तुम्हें पता है? वो मर जाता अगर इस बार हम उसे नहीं बचा पाते तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहता। ये सुनकर जो मैडम चिल्लाते हुए कहता है नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जहाँ पे जो मैडम की बातों को सुनकर फैंगम्यान कहता है सुनो मेरी बात, वो उस ट्रॉमा को अभी भी नहीं भूल पाया है और वो लगातार 6 बार सुसाइड करने की कोशिश किया है और वो दोबारा ऐसा ना करे, इसीलिए ही मैं उसके लाइफ पार्टनर के बारे में बोल रहा हूँ। वो अकेला है, वो खुद को अकेला समझ रहा है, इसीलिए वो ऐसा फील कर रहा है। वो जो ट्रॉमा उसने वो सहा है वो बयां नहीं किया जा सकता। क्यों? हम भी जानते हैं और शायद वो भी कि वो चीज़ नहीं भूल सकता जो हम वो 1 साल से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। वो वही डिप्रेशन में अभी भी पड़ा हुआ है, मुझे वही लगता है। और हम उसकी डिप्रेशन दूर नहीं कर पा रहे हैं। हमने 1 साल कोशिश किया था ना उसे रोकने की, उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं सुना। वो लगातार 6 बार खुद को मारने की कोशिश किया है। अब हम लोग और नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है उसे शादी करवा देना सही होगा। उसके लाइफ में एक पार्टनर आएगा तब जाके वो शायद अपने उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा और मुझे यही बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे शादी करवाना ही होगा। ये सुनकर जो मैडम भी कुछ देर शांत रहते हुए कहता है फिर उसका पार्टनर हम उसके पार्टनर कैसे ढूंढेंगे? क्या तुमने ढूंढा है इसके लिए? ये सुनकर जो फैंगम्यान अपने सिर को नोट करते हैं और वो कहते हैं हाँ मैंने ढूंढा है और मुझे लगता है वही उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर रहेगा। ये कहकर वो मैडम यू को कहती हैं तुम उसका ख्याल रखना, मैं पहले उनसे बात करता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। और हाँ अभी आइन को शादी के बारे में कुछ मत कहना, पहले मैं कंफर्म हो जाऊँ उसके बाद। ये कहकर वो फ़ोन को कट कर देते हैं। जहाँ पे जो मैडम ये भी फ़ोन को कट कर दिया था। वो सोच रही थी क्या ये सही होगा? विंग की शादी, वो भी 20 साल का है, क्या शादी करवा देना होगा? और वैसे भी जो फैंगम्यान ने झूठ नहीं कहा था, वो सही कह रहे थे। विंग को उस ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए शायद ये तरीका काम आ जाए। ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपने रूम से निकल गए थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक और जगह दिखाया जाता है, एक अनजाना जगह जहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था जिसके सामने एक तस्वीर था। वो तस्वीर वो खुद पेंट कर रहा था। वो उस तस्वीर को पेंट करते हुए कहता है ओमेगा कितने दिन हो गए हैं? 1 साल हो चुका है, मैं तुम्हें अभी तक छू नहीं पाया, अपने पास नहीं ला पाया। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ओमेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास वापस लाऊंगा, बहुत जल्द। ये कहकर वो उस पेंट को करने लगा। वो उस पेंट की एकदम लिप्स के कॉर्नर पे एक छोटा सा
मोल आर्ट करते हुए कहता है, तुम्हारा ये मोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे ज़्यादा। ये कहकर वो उस पेंट को एकदम अपने मुंह के सामने लाया और वो एकदम उस पेंट की जो लिप्स था, मतलब जिस फ़ोटो को वो बनाया था उस फ़ोटो की जो लिप्स था, वो उस लिप्स पे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा मेरा ओमेगा, माई क्यूट ओमेगा बनी। ये कहकर वो स्मिक करने लगा, स्माइल करने लगा। तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहता है, बॉस मुझे लगता है वो खूंखार बुढ़ा कोई तो प्लान कर रहा है यहाँ पे। ये सुनकर जो वो पर्सन था वो तुरंत ही एकदम उस पर्सन की तरफ मुड़ता है और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, प्लान वो खूंखार बुढ़ा जितना भी प्लान करे या ना करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने ओमेगा को अपने पास वापस ला कर ही रहूँगा। अब चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, वो मेरा ओमेगा है, उसे तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा। ये कहकर वो स्मिक करता है और उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था, वो उस फ़ोन को उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है एंड देन वो उस फोटो को देखने लगा था, जो फोटो उसके ही एक आदमी ने उसे भेजा था। वो उस फोटो को देखकर चीख कर कहता है, नहीं, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि वो मेरे ओमेगा को टच करे। ये कहकर वो उस फोटो वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, इस पर्सन के बारे में, इस लड़के के बारे में पूरी डिटेल्स निकालो कि ये है कौन, कहाँ से है, मुझे इसके बारे में जानना है। इसने मेरी ओमेगा को टच करने की हिम्मत किया है, मैं उसे मार डालूंगा, एकदम ही मार डालूंगा। ये कहकर वो उस पर्सन की तरफ देखता है, जो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो पर्सन अपने सिर को नोट करते हुए कहता, ठीक है बॉस, ठीक है। ये कहकर वो उस फ़ोन को ले लिया था, जो फ़ोन उसके बॉस ने उसकी तरफ फेंक के मारा था, जहाँ पे वो पर्सन वहाँ से चला गया, जहाँ पे वो पर्सन उस फोटो की तरफ देखता है और फिर वो उस फोटो में उस पर्सन के लिप्स की तरफ उसे टच करते हुए कहता है, ओमेगा मुझे किस करने का हक, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, किसी और का हक नहीं है तुम्हें छूने का, तुम्हें टच करने का और तुम्हें किस करने का। ये कहकर वो उस फोटो में किस करने लगा था, उस फोटो की लिप्स में किस करने लगा था, जहाँ पे वो उसे बस निहारे जा रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दोबारा विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपना दुखारा किसी को समझा नहीं पा रहा था कि वो लड़की बन गया है, उसे लग रहा था कि वो लड़की बन गया है। यहाँ पे उसका शीजे जो उसे एकदम शांत करके वहाँ से चला गया था और विंग जो अभी बेड पर लेटा हुआ था, वो ऐसे ही लेटा हुआ था क्योंकि वो अभी सोच रहा था कि वो बॉटम है, वो बॉटम है। उसका दिमाग यहीं पर जाके अटक गया था कि वो बॉटम है, बस बॉटम है तो बॉटम है। वो और कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस यही सोच रहा था। बस ऐसे ही सोच करना वो एकदम स्टडी टेबल की तरफ देखता है और वो रूम तो देखा था अपने रूम को, बट स्टडी टेबल को उतनी अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उसे स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो एकदम अपने टेबल की तरफ नहीं देखा था। तो अब जाके उसका नज़र ना टेबल पर चला गया एंड टेबल पर जाते ही ना उसकी नज़र ना एक पिंक कलर के डायरी पर चला गया, एक बुक कह सकते हो या फिर डायरी। उस पर जाते ना वो एकदम बेड से उठ गया, उठ कर ना वो टेबल के पास चला गया, स्टडी टेबल के। वो वहाँ पर जाते ही ना उस बुक को या फिर उस डायरी को उठा लिया। वो उस डायरी को उठाकर उसे ओपन किया। वहाँ पर उस डायरी में लिखा हुआ था माई लाइफ। ये देखकर विंग कहता है, माई लाइफ। वो उसे ओपन करता है और वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था हैंड राइटिंग में, बहुत ही क्लियर एंड सुंदर हैंड राइटिंग में, एंड ऑफ कोर्स ये विंग का ही था। यहाँ पे लिखा हुआ था इस डायरी में विंग का नेम। तो विंग समझ गया था कि ये इसी लड़के का है, ये विंग का ही है। तो वो उस डायरी को ओपन किया ही था कि तभी उस डायरी से कुछ फ़ोटोज़ बाहर निकल गए एंड विंग उस फोटोज़ को देखा। वो तुरंत ही उन फोटोज़ को जो नीचे गिर गया था वो उसे उठाता है एंड वो उसे उठाने के बाद वो देखता है ये तो लान वांगची का फ़ोटो है। हाँ, ये तो लान वांगची है। ये याद आती ही ना विंग के दिमाग में आया, लान वांगची, ये वो लड़का है जिसने उसे किस किया था। हाँ, उसे अब याद आया। वो अपने लिप्स पे हाथ रखता है और वो कहता है, वो किस, मैंने वो किस एंजॉय किया था, मुझे अच्छा लगा था। ये कहकर वो उस फोटो को देखने लगा। ये फ़ोटो जहाँ पे विंग जो वांगची था, वांगची बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम एलिगेंट, गोल्डन आइज, शार्प जॉ लाइन और मस्कुलाइन। वो उसे देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में ना बहुत ज़्यादा अजीब सा बेचैनी जैसा फील हो रहा था। वो उस फोटो को लेकर ना उस डायरी को वहीं पर रख दिया। वो उसे बाद में पढ़ लेगा ये सोचकर वो उसे साइड में रखकर वो उस फोटोज़ को जो सभी लान वांगची की फ़ोटोज़ थी वो उसी लेकर ना एकदम बेड पर आ गया। वो बेड पर लेट गया एंड वो फ़ोटोज़ को देखने लगा। ये फ़ोटोज़ सभी सिर्फ लान वांगची के थे। वो एलिगेंट हैंडसम सा चेहरा, वो उसे देखने लगा, वो उसे टच करने लगा। उसकी फ़ोटोज़ पे हाथ फिराने लगा और वो हाथ फिराते हुए कहता है, कौन हो तुम? हाँ, तुमने उस दिन मुझे किस किया, उस टाइम को क्यों किया किस? हाँ, और मुझे इतना अच्छा क्यों लगा तुम्हारा किस? मैं तो लड़का हूँ ना। पर वो फिर से याद करता है कि वो ओमेगा भी है। वो याद करते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें ओमेगा होना चाहिए था और मुझे अल्फा होना चाहिए था, पर यहाँ पे मैं ओमेगा बन गया, मैं बॉटम बन गया। क्या मैं बॉटम में सूट करता हूँ? नहीं करता ना। ये कहकर वो उस फोटो को देखने लगा। वो उस फोटो को देखते हुए कहता है, अच्छा, जब लान वांगची मेरे ऊपर होगा तो कैसा लगेगा? अगर वो मुझे किस करेगा, वो भी बेड पर लेट कर, तो कैसा होगा? ये कहकर ना वो इमेजिन करने लगा, जहाँ पे वो उस फोटो को एकदम अपनी आंखों के सामने लेके आ गया, एकदम फेस के करीब, और वो अपनी आंखों को बंद किया और वो इमेजिन करने लगा कि लान वांगची उसके ऊपर है और वो उसके हाथ को एकदम उसके सिर पे पिन किया हुआ है और उसकी बहुत करीब है। उसकी सांसों की जो खुशबू था या फिर उसकी सांसें विंग के चेहरे पर उसे फील हो रहा है, और ऊपर से विंग के ऊपर वांगची है। वो एकदम नीचे झुककर उसके लिप्स पे किस करने लगा है, उसके लिप्स को जैसे वो पहले किस किया था ठीक वैसे कर रहा है। और उसे ये अच्छा लग रहा है
जहाँ पे वो किसको रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड देन जब वो विंग से अलग होगा और फिर वो डायरेक्ट उसे बॉडी पे किस करने लगेगा, उसके नेक पे किस करने लगेगा और उसे टच करेगा, कैसा होगा? क्या क्या विंग को अच्छा लगेगा? क्या जब जब वो मतलब लान वांगजी उसके साथ लव मेकिंग करेगा, क्या उसे वो अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा? क्या होगा? क्या उसे दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा? मतलब बॉटम को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। कैसा होगा अगर अभी लान वांगजी उसके पास आए और उसे एकदम फोर्सफुली एकदम बेड पे पिन कर दे और उसके साथ फोर्सफुली लव मेकिंग करे, तो क्या विंग रोक पाएगा? ये सारे वाइल्ड थॉट ना विंग के दिमाग में चल रहा था। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका माइंड कहाँ कहाँ तक चला जा रहा है। वो उस फोटो को ना एकदम अपने दिल पे रख दिया और वो दिल पे रखते हुए बस यही सब कुछ सोचे जा रहा था कि लान वांगजी उसके ऊपर होगा तो क्या होगा, उसके साथ लव मेकिंग करेगा तो क्या होगा। वो सारी चीज़ें याद कर रहा था और उसका फेस ना ऐसे ही लाल पड़े जा रहा था, वो शर्मा रहा था, लिटरली वो शर्मा रहा था। अगर ऐसे ही सेम हालत कहूँ ना तो हमारी सेकेंड मेल लीड का भी है, मतलब लान वांगजी का। अभी हम लोग लान वांगजी के सीन को देखते हैं। लान वांगजी जो अभी अपने घर पे था, अभी रात हो गया था, हाँ, एंड वो अभी अपने बेड में था एंड उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें वो एक फ़ोटो देख रहा था। जिस फोटो को देखकर उसके फेस में स्माइल था, वो उसे देखने लगा और वो अपने लिप्स पे हाथ रखने लगा। वो हाथ रखते हुए एकदम सॉफ्ट एंड स्वीट टोन में कहता है, विंग आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम कब समझोगी मेरे प्यार को? ये कहकर वो पाउट करता है, वो पाउट करते हुए कहता है, और पता नहीं तुम आज से कितना अजीबोगरीब बर्ताव करने लगे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ओमेगा हो, ये सुनकर तुम खुश क्यों नहीं हो? और मैं तुम्हें प्यार कन्फेस किया, तुमने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये कहकर वो मुंह फुलाने लगा और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, मैं कितने दिनों से अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार को कन्फेस करूँ, और मैंने किया भी। हालांकि मैं अभी तक तुम्हें लव यू नहीं बोल पाया, लेकिन फिर भी मैंने बोलने की कोशिश तो किया है ना कि तुम सिर्फ मेरी ओमेगा हो, बट तुमने मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। और ऊपर से तुम क्या बकवास कर रहे थे कि तुम ओमेगा नहीं हो, टॉप हो, बॉटम नहीं हो। क्या टॉप बॉटम, क्या क्या सोच रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग तुम कब समझोगे मेरे प्यार को? आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, बट तुम क्या हुआ है तुम्हें? ये कहकर वो उस फोटो को एकदम अपने दिल पे लगाता है। वो एकदम अपने दिल पे लगाते हुए कहता है, विंग मैं कब तुम्हें इस तरह से अपने दिल से लगाकर हक करूँगा? कब मैं तुम्हें अपनी अपने घर में शादी करके लाऊंगा? और कब मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगा, पूरी तरीके से अपना बना पाऊंगा, अपना ओमेगा बना पाऊंगा? कब कब? ये कहकर वो उसे एकदम उस फोटो को एकदम अपने दिल पे लगा के रखता है। वो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा है अपने ओमेगा की, यानी कि अपनी विंग का। क्या हो पाएगा उसका ये इंतज़ार कामयाब? दोनों की सोच, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। एक जो प्यार में एकदम डूबा, बस अपनी ओमेगा के पाने की चाहत है। दूसरा जो ओमेगा नाम सुनकर ही उसका हालत बेहाल है। अब क्या होगा इन दोनों के लाइफ में आगे, एंड क्या हुआ था विंग के लाइफ में, या फिर कह लो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के विंग के लाइफ में, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ विंग है, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड वाला विंग जो अब इस वाले विंग के अंदर है, इस वाले विंग के बॉडी के अंदर है। एंड ये वाला विंग मर चुका है। आखिर क्या हुआ था इस वाले विंग के साथ, और किस ड्रामा के बारे में चंग फेंगमियान और मैडम यू बोल रहे थे, आई मीन वी फेंगमियान एंड मैडम यू बोल रहे थे। जानने के लिए मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आज का पार्ट यहीं पे रहने वाला है। इसका एक लास्ट पार्ट आएगा जो बहुत जल्दी ही मैं लाने वाली हूँ। एंड आई नो बहुत लोग आई विश आई कैन चीज़ में डिस्टिंग का इंतजार करें, बट मेरे घर में गेस्ट आए हैं, इस वजह से मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और सेकंड थिंग्स, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ये ऑलरेडी हाफ रिकॉर्डेड था, तो जितना रिकॉर्डिंग में कर पाई थी उसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका एक लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, इसका जो मिस्ट्री है ये आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने फनी थिंग्स देने की बहुत कोशिश किया है, एंड आगे भी आपको फनी सीन देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि विंग कभी भी बॉटम बनने का सोचा नहीं है। लाइक वो विंग एंड वांगजी जब एक होंगे तब क्या होगा? क्या वो विंग बॉटम बनेगा या फिर वो लान वांगजी को अपने से दूर कर देगा? जस्ट इमेजिन इट। एंड जल्दी जल्दी कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा या फिर नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है। बेसिकली मेरे वन शॉट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा वन शॉट सोचते हैं जो थोड़ा सा अलग हो, सबसे अलग। तो बेसिकली आप लोग जो उम्मीद रख रहे हैं, शायद उसी उम्मीद पर ही मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड देखते हैं अब आगे इन दोनों की लाइफ में होता क्या है, इन वंशन की फनी एंड साथ ही साथ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिस्ट्री। यहाँ पे सिर्फ हमें इस मॉडर्न वर्ल्ड के विंग के बारे में जानना है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, और इस स्टोरी को भी हम लोग एंड करेंगे। तो अभी के लिए यही तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।